हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। शून्य सिविल्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम में हम लोग अभी इंडियन पॉलिटी की क्लासेस को जो क्या करने वाले हैं रिवाइज कर रहे हैं। आज हमारी इंडियन पॉलिटी की ये लास्ट क्लास रहेगी। इसमें हम इंडियन जुडिशरी, उसके बाद में हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन और फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। एंड फिर लास्ट में एक और टॉपिक बच जाता है आपके इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इन इमरजेंसी प्रोविजंस को भी आज देख करके अपनी इंडियन पॉलिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट से जो अपन स्टेट पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, तो अब तक हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है क्या क्या कि भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिएम्बल यानी कि उद्देशिका और बेसिक फीचर्स। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन, पार्ट टू, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थ्री जिसके अंदर हमने मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स देखे थे। फिर पार्ट फोर जिसके अंदर डीपीएस भी देखा था। फिर पार्ट फोर ए जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज थी। एंड उसके बाद में अपने लास्ट क्लास में पार्ट फाइव देख लिया था। पार्ट फाइव के तीनों भाग देख लिए थे। जो अपने कार्यपालिका है, कार्यपालिका के अंदर मुख्यतः तीन अपने जो है पद कह दो या फिर डिग्निटीज है, उनको अपन कंसिडर करते हैं, पढ़ते हैं। एक तो प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट और आपके एक प्रधानमंत्री यानी कि पीएम। उसके बाद में अपने विधायिका, विधायिका के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी थी, राज्यसभा और लोकसभा। इन सब के बारे में देख लिया था, किस प्रकार आपके राज्यसभा और लोकसभा की संरचना रहती है, कितनी सीट्स हैं, किस प्रकार इलेक्शन होता है, कैसे मेंबर्स का इलेक्शन होता है, किस प्रकार मेंबर्स की जो एलिजिबिलिटी है, कैसे उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। इनके जो आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी है, उनकी क्या योग्यता है, किस प्रकार उनका चुनाव होता है और कैसे उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। उसके बाद में हमने कंप्लीट देखा था कौन कौन से बिल्स हैं, क्या क्या आपके पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं, किस प्रकार से विभिन्न तरीके के क्वेश्चन आवर्स होते हैं, कौन कौन से सेशंस होते हैं। ठीक है। पार्लियामेंट्री कमिटीज से लेकर के सब कुछ जो है कंप्लीट हम पार्लियामेंट तक कवर कर चुके हैं। आज हम इसी पार्ट फाइव का ही पार्ट नेक्स्ट है न्यायपालिका। कौन सा पार्ट है? न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। इसके अंदर हम सुप्रीम कोर्ट को कवर करेंगे। हाई कोर्ट जो है वो अपने राजस्थान स्टेट पॉलिटी है उसके अंदर इसको देखेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है। सबसे पहले देख ले सुप्रीम कोर्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसको स्थापित किया गया। सबसे पहले ही बता दिया था 1935 के अंदर स्थापित किया गया था। उस समय इसका नाम सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट नहीं होकर के क्या था, आपके फेडरल यानी कि संघीय न्यायालय था। क्या नाम था इसका? फेडरल कोर्ट यानी कि आपके संघीय न्यायालय। इसका उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को। भारत की आजादी के बाद। और जजों की कुल संख्या कितनी है? मुख्य न्यायाधीश प्लस 33। अभी कल ही जो है आपके न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 35 कर दी गई है। तो ये करंट का टॉपिक है, इसको अपने को क्या करना है, नोट करते हुए जाना है और याद करना है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार होती है? ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के परामर्श के बाद में कौन इसको नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान में वैसे कोई प्रक्रिया इसकी निर्दिष्ट नहीं है। 1950 से लेकर 1973 तक सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, उनको क्या बनाया गया था, आपके मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। लेकिन 1973 और 1977 के अंदर इसका क्या कर दिया गया था? उल्लंघन कर दिया था। हमने देखा था इससे पहले कि 1973 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहते हैं या भारत के राजनीतिक हिस्ट्री का, पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे मेन जो है जजमेंट आया था। कब आया था? 24 अप्रैल 1973। 23 अप्रैल 1973। उस समय आपके जस्टिस थे हंसराज खन्ना। कौन थे जस्टिस? जस्टिस हंसराज खन्ना। इनका जो है वो जस्टिस हंसराज खन्ना ये सबसे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। और लगभग लगभग तय था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। लेकिन इस जस्टिस के मतलब इस अपने निर्णय के अंदर इन्होंने क्या किया था कि सरकार के अगेंस्ट अपना फैसला दिया था। इसकी वजह से इनकी सीनियरिटी को लांघते हुए आपके मोहम्मद हिदायतुल्लाह, किनको? मोहम्मद हिदायतुल्लाह को भारत का क्या बना दिया गया था? आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ठीक है। तो 1973 के अंदर पहली बार हुआ था जब क्या हुआ कि सीनियरिटी को ब्रीच किया गया। इसके अलावा क्या होता है, सामान्यतः जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं जजों की नियुक्ति। ये तो हो गया आपके भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो वो बनेगा जो सबसे सीनियर मोस्ट है। लेकिन जो जजेज हैं उनको किस प्रकार के अपॉइंट किया जाता है? जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति जो है वो किस प्रकार की जाती है? तो संवैधानिक प्रावधान क्या है?
तो संवैधानिक राष्ट्रपति क्या करेगा? मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उससे क्या करेगा? आपके परामर्श करेगा, और उस परामर्श के बाद में जजों की क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भी परामर्श अनिवार्य है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस है, बाकी सबके लिए भी क्या रहेगा? परामर्श जो है वो अनावश्यक रहेगा, सॉरी आवश्यक रहेगा। इसके अंदर क्या है? एक ही बात लिख रखी है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कि द प्रेसिडेंट विल कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। अब इसको लेकर के बहुत सारे केसेस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके तहत चैलेंज किया गया कि भाई जो अपने आर्बिट्रेली कह दो या फिर मनमाने तरीके से जजेस की नियुक्ति होती है, तो इन डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? भाई जजों की नियुक्ति को किस प्रकार किया जाए उसके लिए प्रावधान तय किए हैं। अब तक जजों की नियुक्ति को लेकर के 3 केसेस हो चुके हैं। एक तो आपके फर्स्ट जज केस 1982, सेकंड जज केस 1993 एंड थर्ड जज केस 1988। सबसे पहले फर्स्ट जज में कहा गया परामर्श के विचारों को क्या किया जाना चाहिए? स्वीकार किया जाना चाहिए थे। अब तक हमने पढ़ा कि जहां पर भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शब्द लिखा जाता है राष्ट्रपति, क्या लिखा जाता है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट लिखा जाए। राष्ट्रपति परामर्श से कर रहा है, इसका मतलब क्या? वास्तव में कर कौन रहा है? प्रधानमंत्री प्लस आपके मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। संविधान में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति किससे परामर्श लेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लेंगे, और उसके बाद में फैसला करेंगे किसको जज बनाना है और किसको नहीं। लेकिन वास्तव में फैसला करता कौन है? प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है। इसका मतलब जजों की नियुक्ति किसके हाथ में होगी? भारत सरकार के हाथ में होगी। जब जजों की नियुक्ति ही भारत सरकार के हाथ में है, तो ऐसी बहुत कम स्थिति होती है कि जज जो भारत सरकार के अगेंस्ट कोई फैसला ले पाएंगे। मतलब कि अगर यदि जजों की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा ही की जाती है, और वो जज अगर यदि भारत सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों की ही समीक्षा करेंगे, तो सीधी सी बात है बायसनेस आने की संभावना रहती है। तो इसके लिए क्या किया गया? आपके फर्स्ट जज केस था उसमें कहा गया कि परामर्श के विचारों को क्या किया जाना चाहिए? स्वीकार किया जाना चाहिए। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया जिस व्यक्ति को रिकमेंड करते हैं कि इस व्यक्ति को भारत सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, तो उसको बनाना ही पड़ेगा। फिर आता है आपके सेकंड जज केस 1993। सेकंड जज केस में क्या कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश है, उनके परामर्श के बाद में क्या किया जाएगा? न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। इसके पर परामर्श मतलब एक कॉलेजियम बनेगा। उस कॉलेजियम के अंदर आपके एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, और 2 क्या रहेंगे? सीनियर मोस्ट जजेज हैं। उनके परामर्श के बाद में जो है वो अपने जजों की नियुक्ति की जाएगी। फिर आता है आपके थर्ड जज केस 1998। थर्ड जज केस में क्या कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीशों की नियुक्ति के अलावा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करना पड़ेगा, और यदि 4 में से 2 न्यायाधीश प्रतिकूल राय देते हैं तो उनकी सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए। मतलब कि कौन कौन रहेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 आपके सीनियर मोस्ट जो कह सकते हैं सबसे वरिष्ठतम जजेज हैं, जो आपके सबसे वरिष्ठ जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, उनसे आपको परामर्श लेना पड़ेगा। और 4 में से परामर्श तभी माना जाएगा जब 3 लोग क्या है? सहमत है। कितने? 3 न्यायाधीश सहमत है, तभी वो उस परामर्श को माना जाएगा। और अगर यदि 2 भी असहमत है तो उस परामर्श को नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो ये कौन से आज के आपके कह सकते हैं कि वर्तमान के अंदर कौन सी प्रणाली चल रही है? थर्ड जज केस वाली प्रणाली चल रही है। तो सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेज हैं, ये मिलकर एक कॉलेजियम बनाते हैं, और इसी कॉलेजियम की सिफारिश को आधार पर जो है वो राष्ट्रपति भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। अब बात करते हैं आपके न्यायाधीशों की अर्हता। कौन सा व्यक्ति भारत का न्यायाधीश बन सकता है? उसके लिए क्वालिफिकेशन की कौन कौन सी आपके कह सकते हैं रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहला उसको क्या होना चाहिए? आपके भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड है राष्ट्रपति की राय में हाईकोर्ट के जज के रूप में 5 वर्ष का अनुभव, या फिर हाईकोर्ट अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव, या फिर क्या होना चाहिए? प्रतिष्ठित न्यायविद। कौन कौन सी बात की गई है कि हाईकोर्ट के जज के रूप में, हाईकोर्ट जज के रूप में कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 5 साल का एक्सपीरियंस हो। या फिर हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट के रूप में कितने साल का एक्सपीरियंस हो? कि एडवोकेट के रूप में आपके 10 वर्ष का एक्सपीरियंस हो। कितने साल का? 10 साल का एक्सपीरियंस हो। या फिर क्या हो? एक आपके कह सकते हैं कि बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड आपके जूरिस्ट हो। क्या हो वो? बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड आपके जूरिस्ट है, या फिर आपके कह सकते हैं प्रतिष्ठित न्यायविद है, तो भी उसको क्या बनाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो बनाया जा सकता है। तो केवल और केवल ये 2 ही शर्तें हैं। कौन कौन सी? एक तो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, या तो 5 साल से हाईकोर्ट का जज हो, या 10 साल से हाईकोर्ट का एडवोकेट हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के या फिर राष्ट्रपति की नज़र में क्या हो? एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यायविद है, तो उसको क्या कर सकते हैं? अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज जो है वो बना सकते हैं। जजों का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष की आयु तक क्या करते हैं ये जज? अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। संसद इनका क्या कर सकती है? कार्यकाल बदल सकती है, और इनके ऊपर इम्पीचमेंट लगा करके भी इनको हटाया जा सकता है। मीन्स अंटिल द एज ऑफ 65 कैन रिजाइन टू प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट में चेंज द टेन्योर, और इट कैन बी रिमूव्ड बाय द इम्पीचमेंट। न्यायाधीशों को हटाना,
किस किस आधार पर न्यायाधीशों को हटा सकते हैं। तो ये सारे के सारे ग्राउंड्स भी हमें पहले से याद होना चाहिए। अब तक हमने राष्ट्रपति के लिए क्या ग्राउंड देखा था, तो उसका एक ही ग्राउंड अभी तक जो है वो संविधान में लिखा हुआ है, वो क्या है, एनक्रोचमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का अतिक्रमण। ठीक है, न्यायाधीशों को हटाने के लिए कौन कौन से आपके प्रावधान लिखे गए हैं? दो ही आधार लिखे गए हैं। एक तो क्या है, सिद्ध कदाचार, दूसरा क्षमता, मतलब प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर का मतलब किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड कर दिया, कोई रिश्वत ले ली वगैरह हो, उससे संबंधित। और इनकैपेसिटी मीन्स फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी है, मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से उस काम को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है, तो न्यायाधीश को क्या कर सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, किस प्रक्रिया से हटा जाएगा? तो न्यायिक जांच अधिनियम 1968 के अंदर इसको क्या किया गया, प्रोसीजर को तय किया गया। किसके अंदर तय किया गया, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में एक जस्टिस वर्मा का केस जो क्या रहा, आपके चर्चाओं में रहा है। तो जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए क्या रहा, अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक प्रस्ताव रखा गया था, उसके ऊपर वोटिंग वगैरह हुई थी। लेकिन जैसे ही पता चलता है, सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी तक में भी उनको गिल्टी मान लिया गया था, लेकिन उन्होंने क्या दे दिया था, फिर पद से इस्तीफा दे दिया था। एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 क्या होगा, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो क्या होता है, प्रस्ताव होता है, और दूसरा क्या होता है आपके रिजोल्यूशन। प्रस्ताव हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपके संकल्प, यानी कि रिजोल्यूशन। ठीक है, लोकसभा में 100 सांसदों और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर से क्या रहेगा, एक प्रस्ताव रहेगा। ठीक है, उसका पीठासीन अधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। मतलब कि लोकसभा के अंदर कितने 100 एमपीज और राज्यसभा में 50 एमपीज क्या करेंगे, एक आपके प्रस्ताव देंगे, किसको, अपने पीठासीन अधिकारी को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। तो अगर यदि जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा में, लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति, वो या तो उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं या उसको अस्वीकार कर सकते हैं। लेकिन अगर यदि मोशन होता, संकल्प होता, तो उसके ऊपर वोटिंग होना क्या रहता है आपके, बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, जांच के लिए फिर क्या बनती है, 3 सदस्यीय समिति बनती है। अगर यदि उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए, तो उसके बाद में क्या बनती है आपके, 3 सदस्यीय समिति। तो 3 सदस्यीय समिति कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसी भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मतलब भारत के किसी भी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, और तीसरा हो गया प्रतिष्ठित न्यायविद, मतलब कोई आपके डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है। ये तीनों मिलकर के एक कमेटी बनाएंगे, और ये कमेटी जो है बाद में तय करेगी कि भाई जो जज है जिनके खिलाफ हम इम्पीचमेंट या उसको हटाने की बात की जा रही है, उनके खिलाफ लगे आरोप सही है या नहीं। दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित होगा। दोनों सदनों के द्वारा क्या रहेगा, विशेष बहुमत से पारित होगा। फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, उसके बाद में उसको राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है। ठीक है, तो जब तक अगर यदि किसी भी जो प्रस्ताव इनिशियली भेजा जाएगा, जहां जिस भी कह सकते हैं प्रस्ताव, संकल्प उसे कहते हैं जिसके ऊपर वोटिंग होना अनिवार्य हो, और प्रस्ताव उसे कहता है जिसके ऊपर वोटिंग होना कोई बहुत ज्यादा अनिवार्य नहीं रहता। तो प्रस्ताव है वो क्या है, उसको पहले एक्सेप्ट होगा, तब तो आगे की बात इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी हो गई तो उसके बाद में जो चीज़ रखी जाएगी वोटिंग के लिए, उसे क्या कहेंगे अपन, संकल्प या फिर रिजोल्यूशन जो है वो कहा जाता है। तो ये इसका क्या है, प्रोसीजर है। तो ये अपने को पता होना चाहिए, कौन सी स्पेशल मेजोरिटी से आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों सदनों से पारित होगा, तभी जो है वो आपको पारित किया जा सकता है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होगी, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके अमेंडमेंट है उसके अंदर इसको पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। फिर आता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। जब मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो तो क्या किया जा सकता है, अन्य न्यायाधीश है वो क्या कर सकता है, कार्यवाहक के रूप में काम कर सकता है। जब पद रिक्त हो, या सीजेआई अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, या सीजेआई अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब जो वरिष्ठतम जो मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, उनको हम क्या बना देते हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। फिर आता है तदर्थ, यानी कि एडॉक जजेस। एडॉक या तदर्थ का मतलब क्या होता है, जो उसी के अर्थ में काम करता है। वास्तव में तो उस पद पर नहीं है, लेकिन उस पद के इक्वल उनको शक्तियां दे दी जाती है, और जब तक वो उस पद पर है तभी तक उस पद की योग्यता कहते हैं, या फिर उस पद को धारण करता है। लेकिन जैसे ही उसको उस पद से हटा दिया जाता है, तो उनको वापस से सैलरीज, भत्ते वगैरह उनको ओरिजिनली उसी पद के मिलते हैं। ठीक है, जैसे क्या कोई एसडीएम है, जैसे क्या है कोई एसडीएम है, उसको अगर यदि किसी जिले का, या फिर तहसीलदार है कोई, कौन है, तहसीलदार है, तहसीलदार को क्या कर दिया गया, वहाँ के एसडीएम का पद खाली है, तो वहाँ पर एडॉक एसडीएम लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया, एडॉक एसडीएम लगा दिया गया। ऐसी स्थिति में उसको पद तो तहसीलदार का ही है, लेकिन वो एज एडॉक या तदर्थ एसडीएम के रूप में काम करता है। उसको वेतन भत्ते सारे के सारे तहसीलदार के मिलते हैं, लेकिन कर्तव्य उसको कौन से निभाने पड़ते हैं, एसडीएम के कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। कोरम पूरा करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, मतलब कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति के परामर्श के द्वारा क्या किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये तो आपको समझ में आ गया। एडॉक का मतलब क्या, कि किसी जूनियर अधिकारी को सीनियर अधिकारी का काम दे दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेज है, अगर यदि जजेज के क्या है, पदों की संख्या बहुत ज़्यादा खाली है, मतलब वैकेंसी है, जो अपने 33 जजेज हैं, अगर यदि वो 33 संख्या के अंदर सपोज 8 से 10 पद खाली है, तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो क्या करेंगे, भारत के किसी भी हाईकोर्ट से क्या कर किसी भी जज को क्या बना सकते हैं, उसको एडॉक पे लगा सकते हैं।
किसी भी हाई कोर्ट के किसी भी जज को किस पर लगा सकते हैं, एडहॉक से। इसके लिए क्या करेंगे वो, एक तो किससे सलाह लेंगे, मतलब परामर्श करेंगे प्रेसिडेंट से, और उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। किससे परामर्श करेंगे, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और आपके प्रेसिडेंट से परामर्श करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो क्या कर सकते हैं, किसी भी जज को आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट या कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो गया, एनी जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड विद द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर कुछ रिटायर्ड जजेज को भी लगाया जा सकता है। कोरम को पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, रिटायर्ड जजेज को लगा सकते हैं। इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राष्ट्रपति से परामर्श के बाद में क्या किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया जाता है। संवैधानिक मामले में कितने लोगों की पीठ होती है, आपके आर्टिकल 145 के अनुसार 5 लोगों की बेंच जो संवैधानिक मामलों की चेक करते हैं, और अन्य केसेस के अंदर क्या रहेगा, आपके 3 जजेस की बेंच रहेगी। मतलब हाई कोर्ट के अंदर ऐसा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही न्यायाधीश है वो किसी भी निर्णय की सुनवाई कर रहा है और उसके ऊपर फैसला लेगा। अगर यदि कोई भी मामला संवैधानिक है, मतलब कि उस मामले के अंदर भारत में कॉन्स्टिट्यूशन की जो कह सकते हैं सत्यता को तय किया जाता है कि ये मामला कहीं भारत के संविधान का उल्लंघन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये मामला संवैधानिक है या असंवैधानिक है, तो ऐसे मामलों के लिए कितने जजेस की बेंच होगी, 5 जजेस की। और सामान्य मामलों के लिए कितने जजेस की बेंच रहती है, 3 जजेस की बेंच रहती है। तो 5 जजेस की जो बेंच है वो कौन से अनुच्छेद में लिख रखी है, आपके आर्टिकल 145। ये क्वेश्चन भी आपके आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार और शक्तियां। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार कौन कौन से होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे क्षेत्राधिकार होता है। देखो, एक तो हो गया ओरिजिनल क्षेत्राधिकार, ठीक है, ठीक है। फिर आपके हो गया एक्सक्लूसिव, फिर आपके हो गया रिट जुरिस्डिक्शन, फिर आपके हो गया अपीलेट जुरिस्डिक्शन, और फिर हो गया आपके एडवाइजरी यानी सलाहकारी क्षेत्राधिकार। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं कि वास्तव में ओरिजिनल क्या होता है, एक्सक्लूसिव क्या होता है, रिट जुरिस्डिक्शन क्या होता है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं आपके ओरिजिनल यानी कि मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होगा, इट इज एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या, जैसे क्या कहा जा सकता है, हिंदी में नहीं लिखा गया है, अनन्य लिखा ना, अनन्य और मूल क्षेत्राधिकार। ये कैसा है, आपके अनन्य भी है और मूल क्षेत्राधिकार है। कैसा है, अनन्य और मूल क्षेत्राधिकार। अनन्य क्या मतलब, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या, आप सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई नहीं हो सकती। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट का जो अंदर जो मामले आने हैं इनके अंदर, इसके अलावा और किसी भी भारत के कोर्ट के अंदर इनकी सुनवाई नहीं हो सकती। ये कौन से, और दूसरा मूल का मतलब क्या हो गया कि सीधे के सीधे कहाँ लेके जा सकते हैं, आपके इन मामलों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाया जा सकता है। अनन्य का क्या मतलब है, ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है उनको कहा जाता है आपके एक्सक्लूसिव या फिर अनन्य क्षेत्राधिकार। और मूल क्षेत्राधिकार का मतलब क्या, उनको सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जा सकते हैं, वो है आपके मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से मामले आते हैं, केंद्र बनाम राज्य, मतलब कि ऐसा कोई डिस्प्यूट हो जिसके अंदर एक तरफ केंद्र सरकार हो दूसरी तरफ राज्य सरकार हो। केंद्र प्लस राज्य बनाम राज्य, मतलब केंद्र प्लस कुछ राज्य बनाम बाकी राज्य, मतलब हो गया केंद्र सरकार प्लस राजस्थान बनाम मध्य प्रदेश हो गया, या केंद्र सरकार बनाम उत्तर प्रदेश, केंद्र सरकार प्लस उत्तर प्रदेश बनाम आपके बिहार हो गया। मतलब केंद्र सरकार और कुछ राज्य तो एक तरफ है, बाकी के राज्य दूसरी तरफ है, तो वो मामला भी सीधा कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। और राज्य बनाम राज्य मतलब जिसमें दो स्टेट्स के किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो गया, जैसे राजस्थान और पंजाब का हो गया, हरियाणा का हो गया, एमपी गुजरात, किसी भी स्टेट का क्या हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, तो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, आपके केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुने जा सकते हैं। सीधी सी बात है, ऐसे मामले किसी हाई कोर्ट में तो सुने नहीं जा सकते, क्योंकि हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार कहते हैं जुरिस्डिक्शन कहाँ तक सीमित है, उस राज्य की बाउंड्री तक सीमित है। उस राज्य से बाहर का कोई भी मैटर है, किसी अन्य राज्य का मैटर है, तो सीधी सी बात है आपको कहाँ ले जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में ले जाना पड़ेगा। इसमें कौन कौन से मामले शामिल नहीं है, ऐसा नहीं कि अब हर तरह का विवाद आप राज्यों का या केंद्र सरकार का विवाद सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ रियल डिस्प्यूट होने चाहिए जिनको और किसी माध्यम से सुलझाया नहीं जा सकता। जैसे राजनीतिक प्रकृति का प्रश्न है तो उसको नहीं ले जा सकते, किसी भी पॉलिटिकल क्वेश्चन है तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते, किसी निजी नागरिक के द्वारा किया गया मुकदमा, मतलब कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, केवल और केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुकदमे होने चाहिए। किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा किया हुआ आपके केस है तो वो भी उसके अंदर नहीं होगा। पूर्व संवैधानिक संधियों के कारण विवाद हो गया, डिस्प्यूट्स ड्यू टू प्यू आपके प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज।
अब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? 1950, 26 जनवरी 1950। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी भारत में बहुत सारी ट्रीटीज हुई है। अगर यदि उन ट्रीटीज की वजह से किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो वो भी इस मामले के तहत आपके नहीं उठाया जा सकता। गैर समीक्षा योग्य संधियों के कारण विवाद, मतलब ऐसी कोई नॉट रिव्यूएबल ट्रीटीज है, इनकी वजह से कोई डिस्प्यूट हो गया तो उनके अंदर भी इसके अंदर नहीं आएगा। अंतरराज्यीय जल परिविवाद, किसी तरह का वाटर डिस्प्यूट है तो उसको भी आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। वित्त आयोग की सिफारिश है, फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में रिकमेंडेशन देता है कि केंद्र सरकार की आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कि इसके अंदर कंसोलिडेटेड जो संचित निधि है उसके अंदर जो पैसा है उस पैसे को केंद्र सरकार और राज्यों में किस हिसाब से बांटा जाएगा और फिर आपस में राज्यों के बीच में भी किस अनुसार बांटा जाएगा, तो ये फार्मूला कौन सुझाता है? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया सुझाता है। तो इस तरीके से अगर किसी राज्य को लगे कि भाई हमें कम मिल रहा है, किसी और राज्य को अधिक मिल रहा है, तो ऐसा मामला भी इसके तहत आपके नहीं उठाया जा सकता। वाणिज्य प्रकृति का कोई सामान्य मामला, कोई ऑर्डिनरी मैटर है जो आपके कॉमर्शियल नेचर का है, तो उसको भी नहीं उठा सकते। व्यय और पेंशन का समायोजन है, एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशन, तो उसको भी नहीं उठा सकते। और क्षतिपूर्ति यानी कोई कंपनसेशन या रिकवरी ऑफ डैमेजेस है, वो भी सारे इसके अंदर नहीं उठाए जा सकते। इसके अंदर सामान्यतः कैसे उठाए जाते हैं मामले? कोई अगर यदि कह सकता है कहीं राष्ट्रपति शासन लग गया, किसी सरकार को हटा दिया गया है, किसी तरह का बाउंड्री का डिस्प्यूट है, ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं, या फिर ट्राइबल अफेयर्स के मामले हैं, ठीक है, तो वहां पर या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विषयों की बंटवारे को लेकर के कोई हस्तक्षेप का मामला है कि भाई राज्य सूची पर केंद्र ने कानून बना दिया है, केंद्र सूची पर राज्य ने कानून बना दिया है, ठीक है, तो इस तरीके से जो कुछ मामले हैं उनकी सुनवाई कहाँ पर होगी? आपके सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये देखना अपने को, ओरिजिनल मूल क्षेत्राधिकार कैसा है? मूल क्षेत्राधिकार अनन्य भी है, मूल भी है। मूल का मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकते हैं। ऐसे बहुत से मामले होते हैं जिनकी सुनवाई के हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन मूल जुरिस्डिक्शन वाला ऐसा कोई मैटर है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और अनन्य यानी एक्सक्लूसिव का मतलब क्या? केवल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और किसी कोर्ट के अंदर आप नहीं जा सकते। फिर बात आती है आपके रिट जुरिस्डिक्शन। तो रिट जुरिस्डिक्शन अपन ने पढ़ चुके हैं, किसके अंदर? आर्टिकल 32। किसके अंदर? आपके आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के अंदर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अगर यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तब क्या करना है? आप कोई भी व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट आपके 5 तरह की क्या रिट्स जो जारी करता है। यह क्षेत्राधिकार मूल अधिकारों का गारंटर, जो सुप्रीम कोर्ट है मूल अधिकारों का क्या है? गारंटर है और रक्षक है। ये मूल है लेकिन अनन्य नहीं है। इसके अंदर क्या कहा गया है? मूल है, ओरिजिनल है बट एक्सक्लूसिव नहीं है। तो सीधी सी बात है, फिर से देखते हैं ओरिजिनल यानी मूल का क्या मतलब हुआ कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में तो जा सकते हो बट इट इज नॉट एक्सक्लूसिव, ये अनन्य नहीं। इसका मतलब कि आप किसी और कोर्ट में भी जा सकते हो। अगर यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो हाई कोर्ट के अंदर भी क्या कर सकता है? अपील दायर कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है। लेकिन इससे पहले हमने क्या देखा था? आपके मूल क्षेत्राधिकार के अंदर क्या था कि वो अनन्य था, मतलब केवल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। लेकिन अगर यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, रिट जुरिस्डिक्शन की बात है, तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सुनवाई करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत सुनवाई करता है। हाई कोर्ट के लिए सुनवाई करना बाध्यकारी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए सुनवाई करना क्या है? बाध्यकारी रहता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट से कम है। मतलब क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए भी कर सकता है और अन्य मामलों के लिए भी क्या है वो कर सकता है। रिट कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। कौन से हो गए आपके? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेच्छा। फिर आता है आपके अपील क्षेत्राधिकार। अपील क्षेत्राधिकार ना तो मौलिक है और ना ही अनन्य। मतलब क्या है कि हाईकोर्ट की अपील के खिलाफ, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आप क्या कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हो, ठीक है। इसमें नॉर्मली 3 तरह के मामले होते हैं। एक तो संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मामले, एक आपके दीवानी मामले यानी सिविल मैटर्स, और फिर आपके अपराधी मामले यानी कि क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है। तो संवैधानिक मामलों में देखें तो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ होती है और हाईकोर्ट के प्रमाण पत्र के साथ होती है। तो जब भी संवैधानिक मामला किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, संवैधानिक मामला उसे कहते हैं जब किसी मामले में संवैधानिकता के हिसाब से चेक किया जाता है कि इसके अंदर संविधान का उल्लंघन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। सिविल मामला कौन से हो गए? आपके दहेज हो गया, आपके वसीयत का हो गया, तलाक का हो गया, ये सारे के सारे मामले कौन से हो गए? ये आपके सिविल मामले हो गए, जिसे हम दीवानी मामले कहते हैं। अपराधी मामले कौन से हो गए? लूट, हत्या, डकैती, मर्डर, रेप, ये सारे मामले कौन से हो जाएंगे? आपके अपराधी मामले। तो हाईकोर्ट ने कोई फैसला दिया, उस फैसले के अगेंस्ट आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो फैसले के साथ साथ में हाईकोर्ट लिख के देता है कि इस फैसले की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, मतलब एक सर्टिफिकेट देता है। फिर आपको क्या करना पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन या कह सकते हैं लिटिगेशन दायर करनी पड़ती है, भाई हाईकोर्ट के तहत मेरे को फैसला आया और इससे मैं सहमत नहीं हूँ, इसकी क्या की जानी चाहिए सुनवाई। अब हाईकोर्ट इस मामले को सुन भी सकता है, नहीं भी सुन सकता। इससे पहले वाले मैटर थे उसके अंदर हाईकोर्ट क्या था? सुनने, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनने के लिए क्या था? आपके बाध्य था।
फिर आते हैं कौन से सिविल मामले, इसमें भी हाईकोर्ट के फैसले खिलाफ कर सकते हो और हाईकोर्ट के प्रमाण पत्र के साथ आपको करना पड़ता है। फिर आपराधिक मामले, उसमें कौन कौन से आपराधिक मामलों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनना बहुत आवश्यक है। ठीक है, कुछ एक आपराधिक मामले जिसकी सुनवाई भारत के सुप्रीम कोर्ट में होगी ही होगी। कौन से? यदि अपील पर मामले को अपने हाथ में लेकर सजा को बढ़ाकर क्या कर दिया हो, मृत्युदंड में बदल दिया हो, या हाईकोर्ट का प्रमाण पत्र है। 1970 में संसद ने इसका विस्तार किया है कि सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास से 10 साल की जेल कर दिया जाए तो भी क्या करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा। मतलब ऐसे जैसे किसी अधीनस्थ न्यायालय, जिला या सत्र न्यायालय के अंदर कोई मुकदमा चल रहा है और हाईकोर्ट ने क्या किया है, उस केस को अपने पास बुला करके उस व्यक्ति को क्या दे दी, मृत्युदंड की सजा दे दी है, तो उस केस को सुप्रीम कोर्ट को भी सुनना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 1970 के अंदर संविधान ने, संसद ने अपने अमेंडमेंट किया है, अगर यदि किसी भी व्यक्ति को 10 साल की जेल हो या फिर आजीवन कारावास हो तो ऐसे मामले भी कहाँ सुने जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुने जा सकते हैं। फिर आता है आपके अपील के द्वारा, तो अपील के द्वारा कोई भी मामला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण के खिलाफ कोई भी अपील स्वीकार कर सकता है, लेकिन कोर्ट मार्शल और सैन्य अदालतों को इससे छूट नहीं है। अगर यदि किसी व्यक्ति, किसी सैन्य अधिकारी का कोर्ट मार्शल होता है, सैन्य अधिकार जो न्यायालय उनके द्वारा उसको सजा मिलती है, इसकी सुनवाई सीधी की सीधी कहाँ होती है, भारत के प्रेसिडेंट के पास में होती है। कहाँ होती है? भारत के प्रेसिडेंट के पास में होती है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होती। कौन कौन से प्रावधान है? यह विवेकाधीन है, मतलब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सुने, नहीं तो नहीं सुने। किसी भी न्यायालय के विरुद्ध हो सकता है, ये अंतिम और अंतिम निर्णय के खिलाफ भी हो सकता है, मतलब कि उसका कोई अंतिम फैसला आ गया है तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। फिर आगे आपके सलाहकार क्षेत्राधिकार यानी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से निम्नलिखित मामलों पर क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है। कौन कौन से मामले? विधि का प्रश्न या सार्वजनिक महत्व का तथ्य सर्वोच्च न्यायालय राय दे सकता है या फिर उससे क्या कर सकता है, इनकार कर सकता है। पूर्व संवैधानिक संधियों से उत्पन्न विवाद हो तो उसको क्या करनी पड़ेगी, सर्वोच्च न्यायालय को राय देनी ही पड़ेगी, लेकिन राष्ट्रपति के लिए राय पर विचार करना बाध्यकारी नहीं। कौन कौन से मामले हो गए? दो, एक तो नॉर्मल सामान्य ऑर्डिनरी किसी तरह की राय है, अगर राष्ट्रपति ने मांगी है तो सुप्रीम कोर्ट दे या नहीं दे कोई आवश्यक नहीं है। दूसरा क्या, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। उससे पहले भारत ने बहुत सारी ट्रीटीज की है, भारत के अंदर बहुत सारे एक्ट्स आए हैं, भारत के अंदर बहुत सारे कह सकते हैं कानून बने हैं। ठीक है, तो जो अंग्रेजों के जमे से कानून बने हैं और अभी तक भारत के अंदर वो चल रहे हैं। अगर यदि उन कानूनों की वजह से, उन ट्रीटीज की वजह से, उन संधियों की वजह से किसी तरह का क्या होता है, डिस्प्यूट होता है, क्या होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, और अगर राष्ट्रपति कहता है कि भाई इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्या सलाह है, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या देनी पड़ेगी, अपनी सलाह या सिफारिश जो देनी पड़ेगी। और इस मामले में राष्ट्रपति के लिए सलाह मानना कोई बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर किसी भी तरह का कोई लीगल डिस्प्यूट है तो उसका अंतिम व्याख्याकार कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, भारत के संविधान के अंदर किसी तरह का किसी को डाउट है कि संविधान में ये बात लिखी कि इसका अर्थ क्या है, तो वो अंतिम रूप से कौन व्याख्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। और हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्याएं बदली भी है। ठीक है, जैसे प्रस्तावना की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट पहले मानना था कि प्रस्तावना अपने संविधान का भाग नहीं है, फिर आगे आगे के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कि भाई प्रस्तावना क्या है, आपके संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, गोलकनाथ केस में कहा गया भाई प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। फिर केशवानंद भारती केस में कहा गया भाई संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन जो आपके ओरिजिनल कह सकते हैं ना, वो ढांचा है, आधारभूत संरचना, उसके अंदर आप किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, अब आ गया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सीधी सी बात, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, कार्रवाई और दिशा निर्देशों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यह किसी भी न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे आप किसी भी वकील के चैम्बर में जाते हैं, मैंने जैसे पहले ही बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन की किताब तो बहुत छोटी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले अपने आप में क्या है, साक्ष्य माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया तो जो जितनी भी अदालतें, इवन सुप्रीम कोर्ट से लेकर के भारत की और भी कोई अदालत है, तो जो पहले फैसला आ चुका वो बाकी के फैसलों के लिए क्या रहेगा, एक एविडेंस के रूप में, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में क्या करेगा, आपके काम करेगा, अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा। और उस फैसले की अवमानना होगी तो उसकी अवमानना के लिए क्या किया जा सकता है, कोर्ट के द्वारा उसको सजा दी जा सकती है। अवमानना कितने तरह की हो सकती है आपके, एक तो सिविल अवमानना यानी कि सिविल कंटेम्प्ट, और क्रिमिनल अवमानना यानी कि आपराधिक कंटेम्प्ट, किसी भी आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करना। और दूसरा आपराधिक का मतलब न्यायालय के अधिकार को कम करना या कार्रवाई में हस्तक्षेप करना, क्या कहलाएगा, आपके क्रिमिनल कंटेम्प्ट कराना है। सिविल का मतलब तो क्या, किसी मतलब कि न्यायालय ने कहा भाई आपको ये काम करना है, नहीं करना, और आप वो काम नहीं करते हो तो सिविल आपकी होगी कार्रवाई। लेकिन न्यायालय ने किसी काम करने को कहा है और आप जबरदस्ती उस, जैसे कोई रोड बनानी है, कोर्ट ने कहा कि भाई रोड बनानी है, कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाना है, ठीक है, या कोर्ट ने कहा कि भाई इस प्रॉपर्टी को वहां हस्तांतरित करना है, और कोई व्यक्ति वो काम नहीं करने देता, तो वो किस तरह का कंटेम्प्ट है, आपके क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर आएगा। ठीक है, मतलब आप खुद कोई फैसला नहीं मानते हो तो सिविल है, और अगर यदि कोर्ट के फैसले के अंदर आप अनावश्यक रूप से जानबूझ के अड़ंगा डालते हो, उसके अंदर व्यवधान डालते हो, तो कैसा कंटेम्प्ट है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट है।
फिर आपके न्यायिक समीक्षा की शक्ति। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, यदि कोई विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से बाहर है और संविधान के विरुद्ध है, तो उसकी क्या कर सकता है, आपके सुनवाई कर सकता है। कौन कौन सी? इफ एनी लॉ वॉयलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, इफ इट इज आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ द फ्रेमिंग अथॉरिटी एंड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्राधिकार का उल्लंघन, प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से बाहर का क्या मतलब हुआ कि जिस भी व्यक्ति ने उस कानून को बनाया है, उसके पास में उस कानून को बनाने की कोई शक्ति ही नहीं थी, और उसके बावजूद भी उसने वो कानून, नियम, अधिनियम कुछ भी बना दिया है, तो वो क्या रहेगा, असंवैधानिक है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो सबसे पहले क्या जुरिस चेक किया जाएगा, जुरिस्डिक्शन। इससे हमने देखा था, सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करता है, क्यों वारंट हो या अधिकार परीक्षा, उसमें पूछा जाता है कि भाई आप ये काम किस अधिकार के तहत कर रहे हो, क्या आपके पास में इस काम को करने की अथॉरिटी है, क्या आपके पास में वैध अधिकार है। तो उसके आधार पर भी क्या की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अन्य शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद जो चुनाव होते हैं, उनका कोई विवाद हो तो ये कैसा मूल, अनन्य और अंतिम प्राधिकारी है। मतलब क्या कि इन दोनों के इलेक्शन के अंदर कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको सीधा कहाँ सुना जाएगा, आपके सुप्रीम कोर्ट में, और केवल सुप्रीम कोर्ट में, और ये अंतिम होगा, मतलब कि इसकी सुनवाई राष्ट्रपति भी नहीं करेंगे, इसको राष्ट्रपति के पास भी नहीं भेजा जा सकता। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के आचरण की भी क्या की जाती है, जांच की जाती है। हम आगे देखेंगे कि जैसे यूपीएससी के सदस्यों को हटाने की एक प्रक्रिया होती है, तो वो किसके लिए जांच की जाती है, पहले आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जांच की जाती है। अब ये भारत के कुछ न्यायाधीश हैं। सबसे पहले न्यायाधीश कौन थे, एच जे कानिया, 26 जनवरी 1950 से लेकर के 6 नवंबर 1951 तक रहे। सेकंड थे एम पतंजलि शास्त्री, फिर मेहर चंद महाजन, फिर बीजन कुमार मुखर्जिया, सुधीर रंजन दास, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, पीबी गजेंद्र गजेंद्र गदकर, अमल कुमार सरकार, कोका सुब्बा राव। ठीक है, तो ये आपके कौन कौन से हो गए, पहले 9 हो गए। अब देखो शुरुआत, यूं तो न्यायाधीश है 50 से ऊपर है, ठीक है, सबका नाम और ऐसे तो सीक्वेंस याद हो नहीं सकते, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ और लास्ट के कुछ, अभी हाल ही के 10-15, क्योंकि सामान्यतः कभी कभार एग्जाम में आरपीएससी के द्वारा सीक्वेंस में कालक्रम में पूछा जा सकता है कि इनके कार्यकाल को जो हो समयानुसार आप व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अभी हाल ही के कुछ देखा जाए तो 41 से राजेंद्र मल लोढ़ा, कब से, 2014 से लेकर के 2000, मतलब कि 22 अप्रैल से लेकर के 4 सितंबर 14, आर एम लोढ़ा, फिर एच एल दत्तू, टी एस ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, शरद अरविंद बोबड़े, फिर आपके एन वी रमन्ना, यू यू ललित, डी वाई चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, रामचंद्र गवई, और वर्तमान में आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, सूर्यकांत। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, सूर्यकांत। और कौन से चीफ जस्टिस है, 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, फैक्ट्स अपने को याद होने चाहिए, आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है। सबसे पहले पहले सीजीआई कौन थे, आपके एच जे कानिया। प्रथम दलित सीजीआई कौन थे, के जी बालाकृष्णन। पहले अल्पसंख्यक सीजीआई कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। कितने साल, लगभग 7 वर्ष से अधिक समय तक ये क्या रहे, आपके मुख्य न्यायाधीश रहे। इनके बेटे भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, डी वाई चंद्रचूड़। कौन रहे, आपके डी वाई चंद्रचूड़, जो अभी हाल ही में 1-1.5 साल पहले रिटायर हुए हैं। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, कमल नारायण सिंह। कितने दिन के लिए चीफ जस्टिस रहे, 17 दिन के लिए। सबसे कम उम्र के चीफ जस्टिस हैं आपके मोहम्मद हिदायतुल्ला, जिनको 1973 में आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था। और पहली बार ऐसा हुआ था किसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना रहे हैं और उसके लिए क्या किया जा रहा है, सीनियरिटी को ब्रीच किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे, कौन रहे, मेहर चंद महाजन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस भारत के उपराष्ट्रपति रहे, मोहम्मद हिदायतुल्ला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस राज्यपाल कौन कौन रहे, पी एन भगवती, रंगनाथ मिश्रा और पी सदाशिव। मतलब 3 चीफ जस्टिस क्या रह चुके हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस सांसद राज्यसभा कौन कौन रह चुके हैं, रंगनाथ मिश्रा और रंजन गोगोई। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रंजन गोगोई अभी भी आपके राज्यसभा में है, और रंगनाथ मिश्रा का पूछा जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन कौन रह चुके हैं, अजीज मुसब्बर अहमदी और वी एन खरे। तो ये सारे फैक्ट्स अपने को याद होने चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की कुछ बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीवी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला दलित न्यायाधीश कौन थी, के जी बालाकृष्णन। और वर्तमान में न्यायाधीश कौन है, बीवी नागरत्ना और एम त्रिवेदी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश हैं, 2 ही हैं। कौन कौन से आपके, बीवी नागरत्ना और एम त्रिवेदी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय की। ठीक है, अब इसको वैसे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, बाकी अपन इंडियन जो अपने स्टेट पॉलिटी है उसके अंदर हाई कोर्ट को पूरा डिटेल से कवर करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपने जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन कि क्या होता है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन।
जैसे अभी देखा था हमने कि जैक पुनरावलोकन की बात की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, किसी भी मैटर को जुडिशियली रिव्यू कर सकता है। वो फैसला चाहे जुडिशरी का खुद का हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, चाहे आपके किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी का हो, तो उससे क्या किया जा सकता है, रिव्यू। किस आधार पर? पहली बात तो अगर यदि मूल अधिकारों को क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। दूसरा, अगर यदि वो जिसने भी उसको फ्रेम किया है, मतलब जो अथॉरिटी जिसने भी उस लॉ को फ्रेम किया वो उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर हो। और चौथा तीसरा, यदि अगर यदि उसने संविधान का उल्लंघन किया है तो उसका क्या की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायालय के द्वारा कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका है उनके कार्यों क्या की जाती है, वैधता की आपके जांच की जाती है। न्यायालय द्वारा कानूनों के तथा प्रशासनिक निर्णयों की संवैधानिकता की जांच तथा ऐसे कानूनों और नीतियों की असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान के किसी प्रावधान का अतिक्रमण करती है, उसे क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू। Examination by the judiciary of the constitutionality of laws and administrative decisions and the declaration of such laws and policies as unconstitutional if they infringe upon any provision of the Constitution। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ले रखी है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उच्चतम न्यायालय और हाईकोर्ट दोनों के पास है। मतलब कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों क्या कर सकती हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। और इसे लिए कहाँ से गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रत्यक्ष रूप से तो कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन बहुत से आर्टिकल्स में क्या कर रखा है, लिख रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी शक्ति है कि वो क्या कर सकती है, फैसलों को रिव्यू कर सकती है। सबसे पहले आर्टिकल 13A क्या कहता है? यदि कानून द्वारा राज्य मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस कानून को क्या कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। हमने पढ़ा था आर्टिकल 13 में, इफ द स्टेट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स थ्रू द लेजिस्लेशन सच लॉ मे बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड, बट हु विल डिक्लेयर देम इनवैलिड? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ द इंडिया। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 तरह की रिट्स जो है वो जारी कर सकता है। फिर आर्टिकल 132 कहता है जहां संविधान की व्याख्या का प्रश्न नहीं तो उच्चतम न्यायालय का निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। मतलब आपको जैसे अभी मैंने बताया था, आर्टिकल 132 के तहत क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके पास में जो अपने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी व्याख्या का सबसे अंतिम अधिकार किसके पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में। अनुच्छेद 246 क्या कहता है? संघ अथवा राज्यों के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उनको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर यदि क्या कर रहे हैं, सेंटर या फिर स्टेट्स अपने जुरिस्डिक्शन को तोड़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा, अवैध घोषित कर देगा। आर्टिकल 368 क्या कहता है? संविधान में संशोधन यदि निर्धारित विधान की प्रक्रिया के अनुसार नहीं होता है तो न्यायालय उसे क्या कर सकता है, आपके अवैध घोषित कर देगा। 368 क्या कह रहा है? अगर यदि संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर यदि जो आपके प्रोसीजर डिसाइडेड है उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो भी क्या हो जाएगा, उसको अवैध घोषित कर देगा। तो ये कुछ एक आर्टिकल्स हैं। RS मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने को इन आर्टिकल्स को मेंशन करना है। कौन कौन से? आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, 132, 246 और 368। इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर भी क्या है, इसके बारे में बात की गई। जैसे क्या 131, 33, 34, 35, 36, 43, 46, ये सारे की क्या है, इससे ही संबंधित है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत सारे जुरिस्डिक्शन के आर्टिकल्स इससे संबंधित है। अब इस बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो सर्वप्रथम गोपालन बना मद्रास राज्यवाद में निवारक निरोध अधिनियम के 14वें खंड को असंवैधानिक घोषित किया गया था। तो सबसे पहले आपके जुडिशियल रिव्यू की पावर को किस में यूज किया गया था, आपके गोपालन बना मद्रास स्टेटवाद के अंदर। उसके अंदर क्या किया गया था, निवारक निरोध अधिनियम एक आपके एक एक्ट बनाया गया था, उसके 14th खंड था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के, उसको क्या कर दिया गया, सेक्शन 14 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। फिर आपका इब्राहिम वजीर बना मुंबई राज्य 1954 नागरिकता और मौलिक अधिकारों से संबंधित मामला था। गोलकनाथ बना पंजाब सरकार, केशवानंद भारती मामला, मिनरवा मिल्स, इंदिरा साहनी, SR मुंबई, ठीक है, आदि प्रमुख वाद के अंदर भी किसका प्रयोग किया गया, आपके जुडिशियल रिव्यू की पावर का क्या किया गया, आपके प्रयोग किया गया। सबसे पहला किसमें था, आपके गोपालन केस के अंदर। अब इसकी क्या सीमाएं हैं? भारतीय संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की शब्दावली के स्थान पर विधि द्वारा स्थापित प्रोसेसर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की जो जापानी शब्दावली को अपनाया गया है। ठीक है। अब जैसे आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर आर्टिकल 21 के अंदर दो तरह की प्रक्रिया है। कौन कौन सा? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अंदर क्या माना जाता है, अगर यदि किसी भी प्रोसेस को, किसी भी कानून को, किसी भी अधिनियम को जो संविधान के अंदर जो प्रोसेसर डिफाइन किया गया अगर उसके अनुसार जो उसको बनाया गया है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिटी यानी संवैधानिकता को चेक नहीं किया जा सकता। ठीक है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर क्या होगा कि जो आपके न्यायपालिका है, सॉरी आपके विधायिका है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, अगर यदि उसने प्रोसेस को भी फॉलो किया है तो आप प्रोसेस के अलावा क्या देखना पड़ेगा, उसकी नीयत को भी देखना पड़ेगा कि उस नियम को, उस कानून को, उस अधिनियम को बनाने के लिए पीछे उद्देश्य क्या था। उसे हम क्या कहते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। भारत में किसी भी कानून को केवल इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वह न्यायालय की सम्मति में स्वतंत्रता या संविधान की भावना के किसी सिद्धांत का अतिक्रमण करता है। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें चाहिए।
भारत का उच्चतम न्यायालय संघ या राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित किसी भी कानून को अवैधानिक तभी घोषित कर सकता है जबकि संबंधित विधानमंडल से इस कानून का निर्माण करने में अपनी कानून निर्माण की क्षमता का क्या किया गया हो, उल्लंघन किया गया हो। मतलब कि अगर यदि किसी विधायिका ने, लेजिस्लेटिव बॉडी ने क्या किया है, उस कानून के बनाने की जो क्षमता है, उसके जो जुरिस्डिक्शन है, उसका अगर यदि उल्लंघन किया है, एनक्रोचमेंट किया है, तभी उसको क्या कर सकता है, आपके जुडिशियल रिव्यू में के तहत उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा सकता है। तो भारत में जो आपके जुडिशियल रिव्यू है, इसकी क्या ये कुछ एक लिमिटेशंस है। अब आपको पता है कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ दी गई थी, आपके 9th शेड्यूल जोड़ दी गई थी। किसको जोड़ दिया गया था? 9th शेड्यूल जोड़ दिया गया था। कौन से फर्स्ट संविधान संशोधन से, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। बेसिकली हुआ क्या, 26 जनवरी 1950 को भारत आज का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। उसके बाद में भारत में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया था, भारत में लैंड रिफॉर्म्स का, भूमि सुधार का। भारत में देखा गया था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनके अंदर अधिकतर भूमि या तो राजाओं के पास में या किसके पास है, सामंतों के पास में। आम जनता और किसानों के पास में भूमि के अधिकार थे नहीं। उसके लिए क्या लाया गया था, आपके लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया था, भू राजस्व अधिनियम वगैरह लेकर के आए थे। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि जमीन के मालिक तो आपके राजा और सामंत थे, अब उसको किसानों को कैसे दिया जाए। और उससे पहले हमने देखा कि आर्टिकल 31 के अंदर क्या है, आपके राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार था कि व्यक्ति की संपत्ति को जो है वो आप छीन नहीं सकते। ऐसी स्थिति में क्या कर दिया गया, एक कानून बना करके, जो ये कानून थे उनको बना करके किस में डाला गया, 9th शेड्यूल में डाला गया। और उसमें प्रावधान किया गया कि 9th शेड्यूल में जो भी कानून डाला जाएगा उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भारत में क्या किया गया, बड़े स्तर पर जो भूमि सुधार और लैंड सीलिंग जो है वो की गई कि मतलब आप एक सीमा से अधिक भूमि जो वो क्या नहीं कर सकते, रख नहीं सकते। और जो किसान थे और जो आपके कृषक थे, उनको क्या किया गया, वो जिस पर भी वो खेती करते थे उस जमीन को उन्हें दिया गया। तो उस 9th शेड्यूल के अंदर अब बहुत सारे सरकारें धीरे धीरे आती गई और उन्होंने ऐसा कोई भी कानून लगा, भाई इस कानून को बना करके 9th शेड्यूल में डाल दो, उससे क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा नहीं। फिर कालांतर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है केशवानंद भारती केस कब आया था, कि 24 अप्रैल 1972। कब आया था? 24 अप्रैल 1973। तो इस दिन के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस दिन के बाद से अगर यदि आपने 9th शेड्यूल के अंदर कोई भी कानून डाला है तो उसकी भी क्या की जाएगी, समीक्षा की जा सकती है। ठीक है। 1951 में जोड़ा गया अनुच्छेद 32, ये तो अपन बता ही चुके हैं। आईआर कोएलो मामले में दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय कब हुआ था? ये 2007 में। सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की कि 9वीं अनुसूची में शामिल मामलों को कानून में न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता। न्यायालय की व्याख्या के अनुसार 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को चुनौती दी जा सकती है अगर उसने अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों अर्थात संविधान की मूलभूत विशेषता है उसको क्या किया है, उल्लंघन किया है। ये कौन से फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा? आई आर कोहेलो मामले के अंदर। किसमें? आई आर कोहेलो 2007 के अंदर। ठीक है। अब आता है आपके जुडिशियल एक्टिविज्म। अब 3-4 टर्म्स है, उनको देख लेते हैं। जुडिशियल रिव्यू तो देख लिया हमने। यानी न्यायिक समीक्षा। ठीक है। फिर आता है आपके जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। फिर आता है आपके जुडिशियल ओवररीच, न्यायिक अतिरेक। ठीक है। जैसे अभी देखा था जुडिशियल रिव्यू में, तो क्या है, अगर यदि किसी भी कानून के अंदर अंदर क्या हुआ, मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या उसमें संविधान का उल्लंघन किया गया है, या जिस भी व्यक्ति ने, उस जिस भी अधिकारी ने या जिस भी आपके अथॉरिटी ने उस कानून को बनाया है, उसके पास उस कानून को बनाने की शक्ति नहीं थी, तो भारत की न्यायपालिका क्या कर सकती है, उस कानून को रिव्यू कर सकती है और उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ठीक है। तो ये तो हो गया आपके सीधी सीधी बात, न्यायिक समीक्षा। अब बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि न्यायिक सक्रियता। भारत के संविधान ने जो अपने क्या कर रखा है, 3 तरह के पिलर्स बना रखे हैं अपने, क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट के। एक तो क्या है, सबसे ऊपर तो है आपके जुडिशरी, फिर आपके लेजिस्लेटिव बॉडी, और फिर आपके कौन सी, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये तीनों क्या है, 3 पिलर्स हैं। अब जुडिशरी का काम तो क्या है, इन दोनों को देखना है। अब कुछ कर्तव्य लेजिस्लेटिव बॉडी के डिसाइड कर रखे हैं, कुछ कर्तव्य एग्जीक्यूटिव बॉडी के डिसाइड कर रखे हैं। भारत की न्यायपालिका, भारत के संविधान ने क्या कहा कि भाई जो अपने विधायिका है उसको ये काम करना है, जो कार्यपालिका है उसको ये काम करना है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, वो काम कर नहीं रहे। भाई जब कोई काम करेंगे तब, और गलत किया तब तो रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन अगर यदि कोई काम करने का था
भाई संविधान में कहा है कि भाई आपको ये काम करना, समय रहते ये काम भारत की न्यायपालिका के, सॉरी, भारत की जो संसद है उसके द्वारा कर लिया जाएगा, या भारत में जो मंत्रिपरिषद और सरकार है उसके द्वारा ये काम कर लिया जाएगा। लेकिन अगर यदि वो काम नहीं करते हैं, उसकी जगह पर कौन काम करता है? जुडिशरी काम करता है। तो उसे क्या कहते हैं? न्यायिक सक्रियता। मतलब जुडिशरी अगर यदि लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी के काम करे जो कि इनके कर्तव्य थे, और वो क्योंकि वो अपने कर्तव्य का पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो काम जुडिशरी को करना पड़ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यायिक सक्रियता कहते हैं। जैसे अभी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, भारत के संविधान के अंदर लिख रखा है कि जो अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी नियुक्ति जो है भारत की संसद के द्वारा एक कानून बना करके तय की जाएगी। कि भारत संसद एक कानून बनाएगी और उसमें तय करेगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैसे होगी। लेकिन बहुत सारा समय निकल गया, संसद ने ऐसा कोई कानून बनाया नहीं, और मनमाने तरीके से क्या कर दिया जाता था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति कर दी जाती थी। उसके बाद में जुडिशरी ने क्या किया? एक फैसला सुनाया और उसमें कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसकी नियुक्ति के लिए क्या की जाएगी? 3 सदस्यों की समिति बनेगी। 3 सदस्य कौन कौन होंगे? कि एक तो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा होंगे, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, इन तीनों की समिति बैठेगी और वो तय करेगी कौन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा। उसके बाद में भारत की संसद ने एक क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए अधिनियम पारित किया। और उसके अंदर क्या किया? एक प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक कोई मंत्री जो आपके कह सकते हैं वरिष्ठ मंत्री है, इन तीनों की समिति के आधार पर क्या किया गया? इसकी नियुक्ति के लिए कमेटी बनाएगी। मतलब संविधान ने कहा लेजिस्लेटिव असेंबली काम करेगी, इन्होंने अपने कर्तव्य को समय रहते पूरा नहीं किया, तो ये काम किसको करना पड़ा? जुडिशरी को करना पड़ा। ये किसका एग्जाम्पल है? न्यायिक सक्रियता का। ठीक वैसे ही एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका है, उसके भी बहुत सारे कर्तव्य हैं जो कि क्या विभिन्न तरीके से संविधान के द्वारा या और भी किसी अधिनियम के द्वारा कह सकते हैं कि वो उनको करने थे, लेकिन वो नहीं करते हैं। जैसे क्या हुआ, राजस्थान के अंदर विशाखा गाइडलाइंस आई है। विशाखा गाइडलाइंस क्या है? विशाखा एक केस था जिसके तहत कार्य क्षेत्र पर जो यौन उत्पीड़न होता उसके संबंधित मामला था। तो ऐसे मामलों में कार्यपालिका को क्या करना था? एक हस्तक्षेप करना था और गाइडलाइंस जारी नहीं करनी, मतलब गाइडलाइंस जारी करनी थी। लेकिन वो कार्यपालिका ने गाइडलाइंस जारी नहीं की, समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया। तो कार्यपालिका या का ये काम किसके द्वारा किया गया? जुडिशरी के द्वारा किया गया। तो इसको क्या कहते हैं? जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। अब आता है आपके जुडिशियल ओवररीच, न्यायिक अतिरेक। न्यायिक अतिरेक में क्या है कि भारत के संविधान ने जो है वो शक्तियों का प्रिफर क्या कर रखा है? बंटवारा कर रखा है कि भाई जुडिशरी का काम क्या है ये, लेजिस्लेटिव बॉडी का काम क्या है ये, और एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम क्या है ये। ठीक है, सभी अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और जुडिशरी अगर यदि इस तरीके से काम करने लग जाए कि अपने काम छोड़ करके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी के काम के अंदर हस्तक्षेप करने लगे, उसे हम क्या कहते हैं? न्यायिक अतिरेक या फिर जुडिशियल ओवररीच कहते हैं। इससे उल्टा एक आता है, एक और टर्म आती है आपके न्यायिक संयम। क्या आता है? न्यायिक संयम यानी जुडिशियल रिस्ट्रेंट। मतलब जुडिशरी के पास में ऐसा कोई मामला जाए कि भाई आप इसमें हस्तक्षेप करो, और जुडिशरी ये कहकर हस्तक्षेप करने से मना कर दे कि हमारा मामला नहीं है, ये लेजिस्लेटिव और आपके एग्जीक्यूटिव बॉडी का मामला है, तो उसे कहा जाता है न्यायिक संयम। मतलब जुडिशरी अपनी शक्तियों के अनुसार काम करती है और संयम बरतती है, तो उसे क्या कहा जाता है? न्यायिक संयम या फिर आपके रिस्ट्रेंट। ठीक है, तो एक बार अपन देख लेते हैं इन सबको। न्यायिक सक्रियता। ठीक है, इसका आशय क्या है? न्यायपालिका के द्वारा सरकार के दो अन्य अंगों, विधायकों और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य करना क्या कहलाता है? आपके जुडिशियल एक्टिविज्म। भारत में न्यायिक सक्रियता का आधार संवैधानिक है। अनुच्छेद 14, 19, 21, 32 और 39 इस दृष्टिकोण का क्या करते हैं? प्रतिपादन करते हैं। मीनिंग द एक्ट ऑफ जुडिशरी कंपेलिंग द अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव टू फुलफिल देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस। द बेसिस फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशन अंडर फॉलोइंग आर्टिकल्स। ठीक है, जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का एक उदाहरण है। जनहित याचिका के तहत क्या होता है कि अगर यदि किसी व्यक्ति, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसमें मतलब क्या हुआ कि अगर यदि जनहित का कोई मामला है और कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है कि कोर्ट तक उस मामले को नहीं ले जा पा रहा है, तो न्यायालय क्या कर सकता है? स्वतः संज्ञान के माध्यम से उस मामले को ले सकता है या उठा सकता है। ठीक है, भारत में न्यायिक सक्रियता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? आपके न्यायमूर्ति पीएन भगवती की रही है। और ये क्या रह चुके हैं? राज्यपाल यानी कि गवर्नर के रूप में भी काम कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एमपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस, किसमें? एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बैंक, यूनियन ऑफ इंडिया मतलब कि भारत के संघ के खिलाफ जो केस हुआ था 1982 के मामले के दिए गए फैसले में न्यायिक सक्रियता की संकल्पना को संवैधानिक आधार प्रदान किया था। कौन से मामले के अंदर कह सकते हैं कि आपके जुडिशियल एक्टिविज्म को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेस मिला था? तो वो था आपके एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में। उपयुक्त मामले में पीएन भगवती ने निर्णय देते हुए कहा कि विधिक व्यवस्था को बनाए रखना न्यायपालिका का कर्तव्य है, तथा विधि के शासन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार के प्रत्येक अंग को अपनी शक्तियों की सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। उदाहरण कौन सा? जैसे विशाखा गाइडलाइन लाइन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति हेतु समिति गठन का प्रावधान है। ये सारे के सारे क्या है? आपके जुडिशियल एक्टिविज्म के एग्जाम्पल है। ठीक है, कौन से मामले के अंदर आपको कह सकते हैं
केस के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेस मिला, तो वो हो गया आपके एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982। किसने इसकी शुरुआत की थी? जस्टिस पीएन भगवती। किसने? जस्टिस पीएन भगवती। ठीक है। किसके आधार पर इसकी सुनवाई होती है? पीआईएल लिटिगेशन के आधार पर। और दो एग्जाम्पल हम कौन से दे सकते हैं? विशाखा गाइडलाइंस और आपके अभी जो कमिटीज बनाई गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, वो। अब बात करते हैं जनहित याचिका या लोक हित याचिका होती क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है क्या। इसकी शुरुआत भारत में 1979 से मानी जाती है, जब बिहार की जेलों में विचाराधीन बंदियों के संदर्भ में एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। मतलब कि बंदी कौन थे? बिहार की जेल के अंदर बहुत सारे बंदी थे। अब बंदी अपनी तरफ से तो सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते थे, तो किसी एक वकील ने क्या किया, उनकी तरफ से एक याचिका दायर की। यह पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। इसे हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हुसैन आरा खातून वर्सेज बिहार सरकार। इस संदर्भ में सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन भी का मामला भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में इसे आधिकारिक मान्यता जो है वो दी गई। मतलब कि एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को एक आधिकारिक रूप से कह दिया गया, भाई इस मामले से सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। एसपी गुप्ता अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में न्यायाधीशों का मुकदमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? फर्स्ट जस्टिस केस। 1982 को क्या कहा जाता है? आपके फर्स्ट जस्टिस केस। सार्वजनिक हित में उत्प्रेरित कोई भी नागरिक किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे वर्ग को संवैधानिक या विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आवेदन दे सकता है जो अपनी निर्धनता या अन्य कारण से न्यायालय जाने में क्या है, असमर्थ है। मतलब अगर यदि कोई भी व्यक्ति जुडिशरी में नहीं जा सकता किसी भी वजह से, फिजिकली, मेंटली या इकोनॉमिकली, तो कोई दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है, उसके बिहाफ पर आपके जुडिशरी के अंदर एक लिटिगेशन जो दायर कर सकता है। जनहित व संविधान में अनुच्छेद 39A में अंतर्निहित सामाजिक न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति के सहायक के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। आपने देखा है 39A जो अपने डीपीएसपी का आर्टिकल है, उसमें निःशुल्क विधिक सेवा का प्रावधान है। तो आपके जनहित याचिका जो है वो क्या है, उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। न्यायिक संयम, वो भी मैंने आपको बता ही दिया है। न्यायिक संयम वह दर्शन है जो न्यायाधीशों को अपनी शक्ति का सीमित प्रयोग करने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। न्यायालयों को केवल कानून की व्याख्या करनी चाहिए और नीति निर्माण कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीति निर्माण करना, कानून करना किसका काम है, आपके व्यवस्थापिका और दूसरा कह सकते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी का है। जजेस शुड बेस देयर डिसीजन ऑन द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑन द established लीगल प्रोसीजर्स रेदर देन ऑन देयर ओवन पर्सनल बिलीफ्स। मतलब अपने व्यक्तिगत बिलीफ्स के बजाय आपको क्या करना पड़ेगा, संविधान और जो नियम बने हैं उसके आधार पर आपको फैसले देने पड़ेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, द कोर्ट डिक्लाइंड द इंटरफेयर इन द पॉलिटिकल इंक्वायरी। मतलब कि क्या क्या जो अपने राजस्थान सरकार वर्सेज केंद्र सरकार का मामला जो था, उसके अंदर न्यायालय ने राजनीतिक जांच में हस्तक्षेप करने से क्या कर दिया था, आपके मना कर दिया था। ये किसका एग्जाम्पल है? जुडिशियल संयम का। अब आता है न्यायिक अतिरेक। न्यायिक अतिरेक का मतलब क्या है? वही कि भाई दूसरे अगर यदि मामला में हस्तक्षेप करता है, जब न्यायपालिका अपनी संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन कर विधायिका या कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अत्यधिक हस्तक्षेप करने लगती, तो उसे क्या कहा जाता है? न्यायिक अतिरेक या फिर न्यायिक अतिक्रमण कहा जाता है। व्हेन द जुडिशरी transgresses its constitutional boundaries and begins to excessively interfere in the jurisdiction of the legislature or the executive, it is termed as the judicial overreach or the judicial encroachment। न्यायिक सक्रियता जब सकारात्मक मानी जाती है, जब न्यायालय जनहित के लिए कदम उठाए, लेकिन जब हस्तक्षेप या दखल अंदाजी बन जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? आपके न्यायिक अतिरेक कहा जाता है। कौन सा एग्जाम्पल है कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से 500 मीटर के भीतर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना, बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा फिल्म जॉली LLB 2 की समीक्षा के लिए समिति नियुक्त करना, ये सारे के सारे क्या है, आपके न्यायिक अतिरेक के मामले हैं। ठीक है। क्योंकि दोनों किसके काम है, किस मूवी के अंदर समीक्षा करनी है, कौन करता है? सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। ठीक है। लेकिन क्योंकि उसके अंदर LLB नाम था, जो भी आपके लीगल था, मतलब कह सकते हैं जुडिशरी से संबंधित नाम था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई इसके लिए क्या की जाए, एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। और दूसरा, जो शराब के ठेकों को कहाँ खोलना है, 100 मीटर पे खोलना है, 500 मीटर पे खोलना है, 1000 मीटर पे खोलना है, तो ये भी मामला किसका है? एग्जीक्यूटिव बॉडी का मामला है। इसे भी क्या कहा जाता है? जुडिशियल ओवररीच जो है वो कहा जाता है। ठीक है। यहाँ तक अपने जो न्यायिक पालिका की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध और फिर आपातकालीन प्रावधान हम डिस्कस करें। केंद्र राज्य संबंध में सबसे पहले देखते हैं आपके लेजिस्लेटिव या फिर आपके विधायी रिलेशन। ठीक है। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है कि कौन कौन से विषयों के ऊपर जो आपके भारत की संसद कानून बना सकती है और कौन कौन से विषयों पर राज्यों की विधानसभा जो वो कानून बना सकती है। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले संसद का जुरिस्डिक्शन देख लेते हैं कि आपके क्षेत्रीय विस्तार या फिर टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात करें। ओनली पार्लियामेंट कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। मतलब क्या है? केवल संसद ही अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान जो है विधान वो बना सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि संसद
भारत की संसद है तो भारत की टेरिटरी के बाहर भारत की संसद ही केवल कानून बना सकती है। लेकिन अगर राज्य की विधानसभा है या राज्य की विधान परिषद है, उसको उसकी राज्य की सीमाओं के बाहर कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है। तो मतलब भारत के अंदर केवल संसद के पास में क्या अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बनाने का क्या है, आपके कानून बनाने का अधिकार है। भारत की बाहर का संबंधित किसी भी तरह का कानून बनाना जो भारत की सीमाओं से बाहर है, अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित है, वो कानून कौन बना सकती है? केवल भारत की संसद बना सकती है। अपवाद क्या है कि अब जैसे अपवाद का क्या मतलब हो गया, जैसे भारत है, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये तो भारत की सीमा हो गई, तो भारत की संसद इसके अंदर तो बना सकती है, लेकिन अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान का मतलब क्या है कि भारत की सीमा से बाहर किसी क्षेत्र के लिए कोई कानून बनाना है तो उसको भी कौन बना सकती है? भारत की संसद बना सकती है। लेकिन ये हो गया आपके राजस्थान, तो राजस्थान की विधानसभा केवल राजस्थान की बाउंड्री के भीतर कानून के संबंधित कानून बना सकती है, बाउंड्री से बाहर किसी भी तरह का कानून नहीं बना सकती। अब इसके अपवाद का क्या मतलब हुआ कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र भी हैं जहां पर जो भारत की सीमाओं के तो भीतर है लेकिन वह संसद कानून नहीं बना सकती। जैसे संघ शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति कानून बनाते हैं, और जो राज्यपाल की अनुमति से जो आपके किसमें अनुमति से जो अनुसूचित क्षेत्र है, जो आपके शेड्यूल कौन कौन सी, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 के अंदर जिन जिन क्षेत्रों को अनुसूचित किया गया है, नोटिफाई किया गया है, उनसे संबंधित जो भी क्षेत्र हैं वहां पर भी भारत की संसद कानून नहीं बना सकती। वहाँ राज्यपाल के द्वारा कानून बनाया जाता है। राज्यपाल का मतलब वहाँ सीधे राष्ट्रपति या केंद्र सरकार के द्वारा कानून निर्माण किया जाता है। अब विधायी विषयों की बात करें तो आपको पता है कि 7 शेड्यूल के अंदर क्या कर रखा है, विषयों को बांट रखा है। एक तो संघ सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में? 100, संवर्ती सूची में 52 है, और राज्य सूची में कितने हैं? 61 सब्जेक्ट्स है। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके रेजिडुअल पावर्स है वो किसके पास में है? पार्लियामेंट्री के पास, पार्लियामेंट के पास में। इसका मतलब अगर यदि ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, हो सकता है कि समय के साथ में ऐसा कोई सब्जेक्ट आता है जो इनका उल्लेख इन लिस्ट में नहीं है, तो उसके ऊपर कानून बनाने की शक्ति किसके पास में है? संसद के पास में। अब अगर यदि विषयों की ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा, किसके द्वारा बनाया गया कानून जो अधिक मतलब कह सकते हैं इफेक्टिव रहेगा या प्रभावी रहेगा? अगर यदि संघ सूची वर्सेस संवर्ती सूची के बीच में किसी तरह का विवाद हो जाता है, भाई इस विषय संघ सूची में है कि संवर्ती सूची में है, तो उसके ऊपर क्या रहेगा? संघ सूची का विचार विषय है, उसके ऊपर क्या किया जाएगा? विचार किया जाएगा। मतलब कि ऐसा कोई कानून बन जाता है जिसमें संघ सूची में भी उसका उल्लेख हो और संवर्ती सूची में भी उसका क्या कह सकते हैं कोरिलेशन बैठ रहा हो, तो अगर यदि संघ सूची का कोरिलेशन है तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा? विचार किया जाएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा। संघ सूची और राज्य सूची है तब भी क्या किया जाएगा? आपके संघ सूची पर जो कंसीडर किया जाएगा उसको विचार किया जाएगा। समवर्ती सूची और राज्य सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के अंदर किसी तरह का डिस्प्यूट है तो समवर्ती सूची पर क्या किया जाएगा? विचार किया जाएगा। मतलब अगर यदि भारत की विधानसभा और राजस्थान की विधानसभा और भारत की संसद ने कोई कानून बना दिया है, तो विधानसभा तो राज्य सूची पर बनाएगी और संसद किस पर बनाएगी? संघ सूची पर बनाएगी। उसमें किसी तरह का डिस्प्यूट हो गया तो संघ सूची वाला मान्य होगा। संघ सूची और संवर्ती सूची में हो गया तो भी संघ सूची वाला होगा, और राज्य सूची और संवर्ती सूची में हो गया तो संवर्ती सूची वाला मान्य रहेगा। तो मतलब जो भी हायर आपके कह सकते हैं लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, आपकी यूनियन लिस्ट हो गई, तो उसके ऊपर जो क्या किया जाएगा? कंसिडरेशन किया जाएगा, यानी उस पर विचार जो है वो किया जाएगा। समवर्ती सूची की बात करते हैं, यदि केंद्र और राज्य के बीच विरोधाभास है तो केंद्र की विधि जो मानी जाएगी। हमें पता है कॉन्करेंट लिस्ट ऊपर कानून बनाने की जो क्या है, दोनों के पास हो सकती है, संसद भी बना सकती है और क्या कर सकती है? राज्य भी बना सकती है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो, किसी तरह का विरोधाभास हो, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अगर यदि वो कानून बनाया जाता है तो उसको क्या किया जाएगा? माना जाएगा। लेकिन यदि राज्य ने राष्ट्रपति की सहमति से विधि पारित की है तो राज्य का कानून है वो मान्य रहेगा। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है भाई। यूजुअली तो क्या रहता है, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या, किसी भी तरह का डिस्प्यूट है तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून मान्य रहेगा। लेकिन राज्य ने उस कानून को बनाने से पहले क्या ले रखी है? राष्ट्रपति की परमिशन ले रखी है। तो फिर क्या होगा? उस कानून में अगर विरोधाभास होता है तो राज्य का कानून क्या रहेगा? आपके मान्य रहेगा। ठीक है। राज्य सूची पर संसद का अधिकार, ये हमने पहले भी देखा था कि कौन कौन से विषय हैं राज्य सूची के जिसके ऊपर भारत की संसद जो है वो अधिकार रखती है या कानून बना सकती है। हमें पता है भारत की संसद के दो आपके सदन है, राज्यसभा और दूसरा कौन सा? आपके लोकसभा। राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं इनका इलेक्शन कौन करता है? राज्य के एमएलए। कौन करता है? राज्य के एमएलए करते हैं। और लोकसभा के जो एमपीज होते हैं उनका इलेक्शन कौन करती है? जनता करती है। ठीक है। और केंद्र सरकार जो होती है उसको किसमें बहुमत होता है? आपके लोकसभा के अंदर बहुमत होता है। मतलब लोकसभा के अंदर जो केंद्र सरकार है उसका क्या रहेगा? बहुमत। लेकिन राज्यसभा के अंदर क्या, किसका बहुमत होता है? राज्यों के प्रतिनिधियों का बहुमत होता है। किसका होता है भाई? किस भी राज्य में जिसके प्रतिनिधित्व है, जिसकी सरकार है, वो अकॉर्डिंगली क्या करते हैं? राज्यसभा में अपने सदस्यों को भेजते हैं। तो राज्यसभा के अंदर जो है राज्य सूची के कानूनों को वैलिड करने की क्या है? थोड़ी सी अधिक शक्ति है। ठीक है। तो कौन कौन से कानून है जो राज्य सूची के हैं और केंद्र संसद जो है वो बना सकती है? सबसे पहला आपके कौन सा?
राज्यसभा के द्वारा ऐसा कोई संकल्प रिजोल्यूशन हो जो राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया हो। तो आर्टिकल 249 के तहत क्या राज्यसभा में उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर यदि पारित कर दिया जाता है कि ऐसा कोई संकल्प, भाई राज्य सूची का ये विषय है, उसको क्या करेगी संसद कानून बनाएगी, तो उसको संसद कानून बना सकती है। ये कितने वर्ष तक लागू रहता है? 1 वर्ष तक लागू रहता है। 1 वर्ष के बाद में इसको क्या किया जा सकता है? रिन्यू किया जा सकता है। यदि रिन्यू नहीं किया जाता तो उसकी अवधि 6 महीने के बाद समाप्त हो जाएगी। मतलब 1 वर्ष तक लागू रहेगा, 1 वर्ष के बाद वो रिन्यू कर सकते हैं, और अगर रिन्यू नहीं किया तो 1 वर्ष के 6 महीने बाद, मतलब कि 1.5 साल बाद ये क्या हो जाएगा, स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ये केवल तभी है जब विषय राष्ट्रहित का हो, ओनली केवल नेशनल इंटरेस्ट का कोई सब्जेक्ट हो, तभी ऐसा संभव है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 249। किस मेजोरिटी से? अगर यदि 2/3 मेजोरिटी से उस रिजोल्यूशन को पारित कर देता है, तो राज्यसभा के 243 जो 245 सांसद है, उसका 2/3 सांसद अगर यदि ऐसा कहे कि राज्य सूची में इस विषय पर भारत की संसद कानून बनाएगी, और उस 2/3 बहुमत से उसको पारित कर देती है, तो वो क्या हो जाएगा, संसद के पास में वो शक्ति पहुंच जाएगी। और कितने समय तक ये लागू रहेगी? केवल 1 वर्ष के लिए। ठीक है। इसके अलावा अगर यदि राज्य अनुरोध करे कि भाई हमारी सूची के अंदर क्या करो, कानून बनाओ, तो केवल एक राज्य के अनुरोध से नहीं होगा। कितने? न्यूनतम 2 या 2 से अधिक राज्य अनुरोध करें तो संसद क्या कर सकती है, अपने राज्य सूची पर कानून बना सकती है। कौन कौन से उदाहरण है? पुरस्कार अधिनियम 1955, वन्य जीवन अधिनियम 1972, जल अधिनियम 1974, शहरी भूमि अधिनियम 1976, और मानव अंग यानी कि ह्यूमन ऑर्गन 1994। ये कुछ एक एक्ट्स हैं जो भारत की संसद ने बनाए राज्य सूची के ऊपर। और क्यों? क्योंकि 2 से अधिक स्टेट्स ने क्या क्या है, रिक्वेस्ट की है। अंतर्राष्ट्रीय संधि को अगर यदि कोई लागू करना है, जैसे आपके यूएन एक्ट 1947 है, जिनेवा कॉन्वेंशन आपके कन्वेंशन है, एंटी आइजैकिंग एक्ट है, तो उनको लागू करने के लिए अगर यदि कोई आपके अधिनियम बनता है राज्य सूची पर, तो भी संसद जो वो बना सकती है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बना सकती है, और राष्ट्रपति के शासन के दौरान भी आपके राज्य सूची पर संसद के पास में सारे के सारे अधिकार होते हैं। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो उसकी विधानसभा की सारी शक्तियां किसके पास चली जाती है? संसद के पास में चली जाती है। राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। ठीक है। राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है? आरक्षित रख सकते हैं। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल के दौरान वित्त, धन और विधेयक को आरक्षित रख सकते हैं। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयकों की सिफारिश राष्ट्रपति के द्वारा की जानी चाहिए। ठीक है। वाणिज्य मतलब किसी भी तरह की आपके राज्यों के अंदर हमने देखा कि वाणिज्य की स्वतंत्रता रहती है। भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति क्या करेगा? व्यापार वाणिज्य कर सकता है। अगर यदि कोई भी राज्य किसी भी तरह के व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाना चाहता है, उसके लिए उसको क्या लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति का मतलब क्या हो गया? केंद्र सरकार से परमिशन जो वो लेनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर यदि आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, तो आपके राज्य का वित्त और धन विधेयक है, जो कि सामान्यतः पारित मान लिया जाता है, उसको राज्यपाल वापस नहीं लौटा सकता, लेकिन वित्तीय आपातकाल के दौरान क्या कर सकता है? राष्ट्रपति अपने पास में रख सकता है। इसके अलावा राज्यपाल भी, हमें पता है कि किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास में आपके भेज सकते हैं। अब बात करते हैं कार्यकारी संबंध यानी कि एग्जीक्यूटिव रिलेशन। वितरण की बात करें तो यूनियन लिस्ट का कोई भी तरह का कार्यकारी संबंध है तो वो पूरे भारत के अंदर लागू है। राज्य सूची है तो उस राज्य के द्वारा, और समवर्ती सूची है तो पूरे राज्य में राज्य के द्वारा हो लागू होगा। अगर यदि विवाद हो तो संघ के द्वारा होगा। मतलब कि एग्जीक्यूटिव, अगर यदि फैसले की तो बात कर ली हमने कि भाई राज्य सूची का विषय है, उसके ऊपर नियम कौन बनाएगा, अब उस नियमों को लागू कौन करेगा? केंद्र सूची के ऊपर कोई नियम का विषय है, उसके ऊपर नियम बनाना तो नियम तो बनाएगी संसद। अब उसको लागू कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। जैसे केंद्र सूची का विषय हो गया रेलवे, तो रेलवे के ऊपर नियम कानून कौन बनाएगी? भारत की संसद। केंद्र सूची का विषय हो गया भारत की रक्षा, तो रक्षा के संबंधित कोई भी मामला होगा तो नियम कौन बनाएगी? भारत की संसद। और लागू कौन करेगी? केंद्र सरकार। ठीक है। अब राज्य सूची का कोई मामला है तो उसके ऊपर नियम कौन बनाएगी? राज्य सरकार। और लागू कौन करेगी? राज्य सरकार। ठीक है। वैसे संसद, आपने समवर्ती सूची देखा, तो समवर्ती सूची का कोई मामला है तो उसके ऊपर आपके नियम कौन बना सकती है? तो राज्यसभा, राज्य विधानसभा भी बना सकती है, और संसद भी बना सकती है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? राज्य सरकार है जो इंप्लीमेंट करेगी। और अगर यदि कोई विवाद होता है तो कौन कर सकती है? केंद्र सरकार उसको इंप्लीमेंट कर सकती है। इसके अलावा केंद्र के पास में कुछ डायरेक्शन यानी दिशा निर्देश जारी करने की भी शक्तियां हैं। संचार के साधन हो गए जैसे रेलवे वगैरह हो गए। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा है और जनजातीय कल्याण से संबंधित केंद्र सरकार क्या कर सकती है? राज्यों को डायरेक्शन या फिर गाइडलाइंस जारी कर सकती है। अब ऐसे डायरेक्शन के प्रति राज्य का क्या दायित्व रहता है? राज्य को संसद के द्वारा बनाए गए विधि का अनुपालन सुनिश्चित करना पड़ेगा। अब राज्य की बाउंड्री के अंदर, अब जैसे केंद्र का पास में विषय कौन सा हो गया केंद्रीय सूची का, कि भाई भारत की रक्षा, रक्षा संबंधी सारे के सारे मामले संघीय सूची में है, उसके ऊपर कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। इंप्लीमेंट कौन कर रही है? इंप्लीमेंट भी केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर तो राज्य सरकार काम करती है। ठीक है। रेवेन्यू प्रशासन राज्य सरकार के पास में, लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के पास में है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की जवाबदारी रहेगी कि अगर यदि संसद के द्वारा बनाए गए कोई कानून है तो उसके क्षेत्र में क्या हो, वो इम्प्लीमेंट हो। ठीक है। अनुच्छेद 365 क्या कहता है? केंद्र के द्वारा दिशा निर्देश और राज्य के दायित्व का अनुपालन न करने पर अनुच्छेद 356 के अनुसार क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्र
राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। एक तो क्या राज्य का दायित्व और दूसरा क्या केंद्र के दिशा निर्देश। मतलब केंद्र को हमने अभी देखा कि केंद्र के पास में कुछ एक अधिकार है, 3 मामलों संबंधित क्या कर सकता है, गाइडलाइंस जारी कर सकता है। कौन कौन सा? एक तो रेलवे और संचार हो गया, मातृभाषा में शिक्षा हो गया, और जनजातीय कल्याण, ट्राइबल वेलफेयर। अगर यदि राज्य इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करे, या फिर राज्य संसद के द्वारा जो पारित जो कानून है उनको अपने क्षेत्र में लागू नहीं होने दे, तो आर्टिकल 365 के तहत वहां क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जा सकता है। ठीक है। अब आपसी प्रतिनिधि मंडल, अब क्या म्यूचुअल डेलीगेशन क्या हो गया। अब क्या है कि अगर यदि ऐसा कई बार होता है कि संसद अपने कुछ मामले राज्य विधानसभा को दे देते हैं, या राज्य विधानसभा कुछ मामले क्या दे देती है, संसद को दे देती है। भाई आप इन मामलों को आप अपने द्वारा कानून बनाकर चलो, और राज्य विधानसभा कहती है भाई इन मामलों पर आप कानून बनाकर चलो। वो ऐसे कौन से मामले होते हैं और किसके आधार पर जो दिया जा सकता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। राष्ट्रपति राज्य की से सहमति के माध्यम से परामर्श करने के बाद केंद्र की शक्ति राज्य को सौंप सकता है। क्या केंद्र के पास में अगर यदि कोई शक्ति है, कोई पावर है, उसको राज्य को सौंपना है, तो क्या करेगा, उस राज्य से क्या लेगा, सहमति लेगा। क्या लेगा, राज्य से सहमति लेगा। और उस राज्य उस बात में सहमत है तो क्या की जा सकती है, केंद्र की किसी भी शक्ति को राज्य को सौंपा जा सकता है। तो प्रेसिडेंट कैन डेलीगेट सेंटर्स पावर टू स्टेट आफ्टर कंसल्टिंग स्टेट वाया एग्रीमेंट। ठीक है। राज्यपाल केंद्र से सहमति के माध्यम से परामर्श के बाद में राज्य के कार्यों किसको सौंप सकता है, केंद्र को सौंप सकता है। ठीक वैसे ही राज्यपाल क्या कर सकता है, राज्य का कोई काम है, केंद्र से सहमति भी लेगा और परामर्श भी करेगा, उसके बाद में किसको सौंप सकता है, राज्य केंद्र सरकार को सौंप सकता है। गवर्नर कैन डेलीगेट स्टेट्स फंक्शन टू सेंटर आफ्टर कंसल्टिंग सेंटर वाया एग्रीमेंट। ठीक है। संसद संघ सूची में राज्य को अधिकृत कर सकती है। पार्लियामेंट कैन ऑथराइज स्टेट ऑन द यूनियन लिस्ट। मतलब कि जैसे अभी हमने देखा कि भाई राज्य लिस्ट पर पार्लियामेंट के पास में कानून बनाने का अधिकार है, ठीक वैसे पार्लियामेंट क्या कर सकती है, किसी स्टेट्स को जो ऑथराइज कर सकती है कि आप क्या कर सकते हो, यूनियन लिस्ट पर जो एक अधिक विषय पर कानून बना सकते हो। केंद्र समझौतों और विधि के माध्यम से विषयों का क्या कर सकता है, प्रत्यायोजन कर सकता है। सेंट्रल कैन डेलीगेट वाया एग्रीमेंट एंड लेजिस्लेशन। अगर यदि सेंटर को क्या करना है, किसी भी तरह का कानून बनाना है, क्या करता है, या तो प्रत्यायोजन के माध्यम से या फिर आपके विधि के माध्यम से क्या कर सकता है, अपने मामलों को किससे दे सकता है, राज्यों को दे सकता है। कौन कौन से मामले, या तो संसद क्या करे, कोई विधि बना ले, यानी लॉ पारित कर ले, या फिर क्या करे, कोई एग्रीमेंट करे किसी राज्य के साथ में, क्या करे, किसी राज्य के साथ में एग्रीमेंट करे। या तो संसद ऐसा कानून बनाकर पारित करके राज्यों को सौंप सकता है कुछ मामले, या फिर राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में ऐसा कोई समझौता एग्रीमेंट हो जाता है तो भी राज्यों को सौंपे जा सकते हैं। राज्य केवल समझौते के माध्यम से क्या कर सकते हैं, प्रत्यायोजन कर सकते हैं। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते। सीधी सी बात है, संसद कानून बना करके राज्यों को कह सकती है भाई आप यही काम करो, लेकिन राज्य विधानसभा ऐसा कोई कानून बनाकर संसद को नहीं कह सकते हैं कि आप ये काम करो। संसद को या राज्यों को क्या करना पड़ेगा, केंद्र सरकार से समझौता ही करना पड़ेगा। अगर यदि केंद्र सरकार सहमत है तो क्या कर सकते हैं, राज्य अपना काम केंद्र को सौंप सकते हैं। ठीक है। सहयोग की बात करें, संसद संसद में कौन कौन सी चीजें होती है, अंतर्राज्यीय जल विवाद है, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है, और राष्ट्रपति क्या करेगा, अंतर्राज्यीय परिषद। ये सारे क्या हो गए आपके कॉपरेशन यानी सहयोग की बात होगी। ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी है, आईएएस आईपीएस आईएफएस आदि होती है। इनका भर्ती और प्रशिक्षण कौन करती है, केंद्र सरकार इनको रिक्रूटमेंट करती है। इनको नियंत्रित कौन करेगा, मतलब कंट्रोल किसके द्वारा होगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा होगा। इमीडिएट मतलब आपके तत्कालिक नियंत्रण किसका है, राज्य का, लेकिन अंतिम नियंत्रण किसका रहेगा, आपका अल्टीमेट कंट्रोल किसका रहेगा, केंद्र सरकार का रहेगा। अनुच्छेद 312 क्या कहता है, यदि राज्यसभा प्रस्ताव पारित करता है तो संसद क्या कर सकता है, आपके किसी भी अखिल भारतीय सेवा को और जोड़ सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन यानी कि आपातकाल। आपातकाल के लिए प्रावधान का है अपने भारत के अंदर भाग 18 के अंदर। किसके अंदर है, भाग 18। कौन कौन से आर्टिकल है, 352, 356 और 358। अब बात करते हैं 352 की। इसके तहत क्या राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। कौन कौन से ग्राउंड में, एक तो भारत की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, भारत के कुछ हिस्सों में निम्न खतरे हो। कौन कौन से खतरे हो, युद्ध का हो, बाहरी आक्रमण का, या सशस्त्र विद्रोह। कौन कौन सा, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन। इसको कहाँ कब जोड़ा गया था, 44 से संविधान संशोधन 1978 के अंदर जोड़ा गया था। यदि आसन खतरा हो या घटने की मतलब घटना से पहले भी क्या लगाई जा सकती है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो लग रहा हो कि भाई खतरा आने वाला है तो भी पहले लगाई जा सकती है। सबसे पहले 38वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में। राष्ट्रपति अलग अलग उद्घोषणा जारी कर सकते हैं और ये न्यायिक समीक्षा से मुक्त रहेंगे। जब भारत आजाद मतलब संविधान लागू हो गया 1950 के अंदर, भारत के अंदर पहला वॉर हुआ था 1962 में। कब हुआ था, 1962 में। किससे, चाइना से। और 1962 से लेकर के आपके 1971 तक, मतलब इन 10 सालों में लगभग लगभग भारत ने 3 वॉर झेले। पहले चाइना से, फिर 1965 में पाकिस्तान से, और फिर वापस 71 में किससे वार हो जाता है, पाकिस्तान से हो जाता है। तो 62 से लेकर के 75 तक, और उसके बाद में वापस से इमरजेंसी लगा दी जाती है 1975 में। कब लगा जाती है, 1975। तो ये पीरियड मतलब 1975 से 77 तक
17 वर्ष के पीरियड में लगभग 12 से 13 साल तक भारत में आपातकाल की स्थिति थी, इमरजेंसी की स्थिति थी। ठीक है, तो आपके 38वें संविधान संशोधन में कहा कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अलग अलग उद्घोषणाएं जारी कर सकता है। तो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था उसकी वजह से इमरजेंसी लगी थी और उसको हटाया ही नहीं था, और 1975 में क्या कर दिया गया, एक और इमरजेंसी लगा दी गई। और इस जो ये फैसला होगा इसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं किया जा सकता, ये न्यायिक समीक्षा से मुक्त रहेगा। फिर आपके होता है 42वां संविधान संशोधन। उसमें कहा गया पूरा देश या उसके किसी भी भाग पर जो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। उसके बाद में होता है सबसे बड़ा संशोधन कौन सा, 44वां संविधान संशोधन 1978। वैसे नेशनल इमरजेंसी का मुद्दा कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आजकल इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं नहीं। ठीक है, इसके तहत क्या क्या आपके चेंज किए गए कि उद्घोषणा क्या रहेगी, न्यायिक समीक्षा का दिन रहेगी, मतलब जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। केवल कैबिनेट के लिखित सिफारिश के बाद में होगी, मतलब अगर यदि कैबिनेट ने लिखित रूप में राष्ट्रपति को कहा कि भाई आप नेशनल इमरजेंसी लगाओ तो ही वो लगा सकते हैं। 1 महीने के भीतर संसद से क्या करना पड़ेगा, अनुमोदन लेना पड़ेगा। मतलब नेशनल इमरजेंसी लग गई है तो आपको 1 महीने के भीतर भीतर क्या करना पड़ेगा, उसको संसद यानी भारत की पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा। और आंतरिक अशांति के स्थान पर पहले क्या, सशस्त्र विद्रोह। जैसे अपनी ग्राउंड देखे थे कौन कौन सा, एक तो हो गया वॉर, एक एक्सटर्नल एग्रेशन। वॉर का मतलब भारत ने किसी देश पर हमला कर लिया, एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब किसी बाहरी देश ने भारत पर हमला कर दिया। पहले यहाँ पर क्या था, आपकी अशांति थी। ठीक है, और उसके बाद में 1944 मतलब 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में क्या जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन जो है वो जोड़ दिया गया। उसके बाद संसद की स्वीकृति की बात करें, इसमें कहा गया 1 महीने के भीतर भीतर संसद से पास करवाना है। तो किस आधार पर पास करवाया जाएगा, भाई 1 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित अनुमोदित होना चाहिए। पहले ये कितना था, 2 महीना कार्यकाल था। यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो पहली बैठक के बाद 1 महीने के भीतर अनुमोदित होना चाहिए। मतलब नेशनल इमरजेंसी लग गई है और उसके बाद में 5 साल का कार्यकाल हो गया, किसी वजह से लोकसभा भंग हो गई, तो जैसे ही नई लोकसभा बैठेगी तो उसके 1 महीने के भीतर भीतर इसको क्या कराना पड़ेगा, पास करवाना पड़ेगा। विशेष बहुमत से पारित होगा और अनुमोदन के बाद में ये एक बार कितने महीने तक जारी रहेगा, 6 महीने तक नेशनल इमरजेंसी रहेगी। और आपको अगर यदि पास करवाना तो कैसे करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी से ही केवल इसको पास करवाया जा सकता है। इससे पहले क्या था कि अनुमोदन के बाद में तभी वापस लिया जा सकता है जब राष्ट्रपति कहेंगे कि भाई अब इस इमरजेंसी को हटाया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर यदि पास बाय द सिंपल मेजोरिटी, और पहले स्थिति भी क्या थी कि अगर यदि इसको सिंपल मेजोरिटी से भी पास कर दिया जाए तो भी पास माना जाएगा। अब इसको वापस निरसन की बात करें, वापस इसको कैसे रिवोक कर सकते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय क्या कर सकता है, नेशनल इमरजेंसी को हटाया जा सकता है। फिर 44वां संविधान संशोधन 78 में क्या जोड़ा गया, यदि लोकसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करती तो उसे निरस्त किया जाएगा। मतलब लोकसभा अगर यदि साधारण बहुमत से किसी भी तरह का प्रस्ताव पारित कर लेती है कि भाई हाँ हमें नेशनल इमरजेंसी हटाना है, देश में ऐसी स्थिति अब नहीं है, तो राष्ट्रपति को नेशनल इमरजेंसी हटानी पड़ेगी। 10% सांसदों की लिखित सिफारिश पर अध्यक्ष क्या करेगा, 14 दिन के भीतर भीतर विशेष सत्र बुलाएगा। अब अगर यदि लोकसभा का सेशन चल ही नहीं रहा है, ठीक है, लोकसभा का सेशन बुलाने की पावर किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में। लेकिन अगर यदि लोकसभा के 10% सदस्यों को लगता है कि भाई अब मैं क्या करना है, नेशनल इमरजेंसी हटानी है, इसलिए क्या करो का विशेष सत्र बुलाओ, और तो लोकसभा के अध्यक्ष उसको क्या करना पड़ेगा, 14 दिन के भीतर भीतर विशेष सत्र बुलाना पड़ेगा। और अगर यदि लोकसभा क्या कर ले, साधारण बहुमत से उस विधेयक को पारित, प्रस्ताव को पारित कर ले, तो राष्ट्रपति को उसे हटाना पड़ेगा। तो क्या क्या इसके अंदर आपके अस्वीकृति का प्रस्ताव और जारी रखने के प्रस्ताव का क्या क्या आपके क्या कह सकते हैं इसके अंदर वो अंतर है। तो अस्वीकृति का अगर यदि केवल लोकसभा से पारित होगा तो आपके अस्वीकृत हो जाएगा, और जारी रखना तो क्या करना पड़ेगा, दोनों सदनों से जारी मतलब प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा। इसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता रहती है, इसमें स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता रहती है। ठीक है, जब नेशनल इमरजेंसी रहती है तो उसके ऊपर सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले कार्यपालिका की बात करें, राज्य सरकार को केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में लाया जाता है, हालांकि उसे निलंबित नहीं किया जाता। जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो राज्य के अंदर सारे के सारे सिस्टम ऐसे ही काम करते हैं, राज्य की विधानसभा ऐसे ही काम करते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गवर्नर, राज्य के सारे अधिकारी उसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन वो किसके कंट्रोल में आ जाते हैं, केंद्र सरकार के कंट्रोल में आ जाते हैं। उनको भंग जो है वो नहीं किया जाता है। ठीक है, विधायी शक्तियों की बात करें, संसद राज्य सूची पर विधि बना सकती है, राज्य विधानमंडल को निलंबित नहीं किया जाता। मतलब विधानसभा रहती तो है लेकिन संसद के पास में भी क्या आ जाती है, राज्य सूची की कानून बनाने की शक्ति आ जाती है। निरस्त होने के 6 महीने बाद तक ऐसा कानून क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। अगर यदि नेशनल इमरजेंसी लगी है और उस समय संसद ने कोई कानून बनाया है, तो जैसे ही नेशनल इमरजेंसी हटती है उसके 6 महीने बाद वो कानून भी क्या हो जाएगा, आपके जीरो या शून्य हो जाएगा। फिर 42वें संशोधन में क्या किया गया कि उपरोक्त परिणाम किसी भी राज्यों पर लागू होते हैं, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो या नहीं हो। कहा कि भाई ऐसे जो परिणाम है किसी भी राज्य पर लागू रहेंगे। अब बात करते हैं वित्तीय। राष्ट्रपति राज्य को हस्तांतरण कम कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि भाई फाइनेंस कमीशन के द्वारा क्या किया जाता है, राज्यों को कुछ फंड्स ट्रांसफर किए जाते हैं, राष्ट्रपति उस फंड्स को क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और रद्द भी कर सकते हैं। संबंधित संसद के समक्ष आदेश रखा जाना चाहिए।
ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के निरस्तीकरण के बाद वित्तीय वर्ष के अंत तक वो क्या रहेगा, चलता रहेगा। ऐसा कोई आदेश है तो उस साल पूरे साल तक वो आदेश चलता रहेगा। लोकसभा और विधानसभा कार्यकाल, संसद की विधि के द्वारा 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष के लिए, और निरस्तीकरण के 6 महीने के भीतर क्या करना पड़ेगा, चुनाव कराना पड़ेगा। अगर दी नेशनल इमरजेंसी लगी है तो ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं हो सकते, तो संसद क्या करेगा, कोई कानून बनाएगा और 1 वर्ष तक के लिए लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होती है तो 6 महीने के भीतर क्या करने पड़ते हैं, आपको इलेक्शन यानी चुनाव करवाने पड़ते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों का कौन कौन से आपके प्रभाव पड़ते हैं। तो आर्टिकल 358 क्या कहता है कि अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, निरस्तीकरण के बाद पुनर्जीवित हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किए गए किसी भी कार्य की न्यायिक उपचार जो वो नहीं होगा, मतलब उसकी जुडिशियल रेमेडी नहीं रहेगी। आपके ऊपर कोई भी गिरफ्तारी की जाती है तो आप कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। 44वां संशोधन कहता है केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में निलंबित होगा। ऐसा नहीं कि अशांति के समय, जिसको आपने कह दिया आंतरिक अशांति, उसके समय भी आपने वाक और अभिव्यक्ति को रोक दिया है, तो 19वां आर्टिकल आपके समाप्त नहीं होगा। और केवल राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कार्रवाई को ही संरक्षण है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी मुकदमा डाल दिया है और उसकी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन केवल ऐसे ही मामलों की सुनवाई नहीं होगी जो किससे संबंधित है, नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है और नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित है। एक आम मामला है तो उसके अंदर उसकी सुनवाई की जाएगी, वो कोर्ट के अंदर जा सकता है। आर्टिकल 359 क्या कहता है, राष्ट्रपति किसी भी फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से जीवित लोग लेकिन न्यायिक उपचार क्या रहता है, निलंबित रहता है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो फंडामेंटल राइट्स जीवित तो है, आपके पास में अधिकार तो है, लेकिन अगर उस अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। उसके जो जुडिशियल रेमेडी है, जो उपचार है, उसको क्या कर दिया जाएगा, निलंबित किया जाएगा। यदि विशिष्ट फंडामेंटल राइट किसी अवधि और क्षेत्र पर लागू हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है भाई किसी एक आधे फंडामेंटल राइट्स पर उसको लागू किया जाए या किसी विशेष क्षेत्र में भी उसको लागू किया जा सकता है। तमिला तमिला 44 संविधान संशोधन 1978 क्या कहता है, अनुच्छेद 21 और 22 को निलंबित नहीं किया जा सकता, केवल संबंधित कार्रवाई ही संरक्षित है। मतलब कि क्या रहेगा, 21 और 22 कभी निलंबित नहीं होंगे, उससे रिलेटेड कोई कार्रवाई रहेगी तो वो केवल प्रोटेक्टेड रहेगी। तो ये सब चीज़ हम किस में पढ़ चुके हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स में पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल 21 और 22 निलंबित नहीं होंगे। आर्टिकल 19 केवल तभी निलंबित होगा जब बाहरी आक्रमण ये हो या फिर युद्ध की स्थिति हो। इसके अलावा बाकी सारे जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है, उनको क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 21 किससे संबंधित है, प्राण और देह स्वतंत्रता, और आर्टिकल 22 किससे संबंधित है, आपके कह सकते हैं उससे गिरफ्तारी से, संरक्षण से संबंधित आपके फंडामेंटल राइट्स है। कौन कौन सी अब तक भारत में आपातकाल लगे हैं, तो पहला तो 1962 से 68 तक लगा, पहले चाइना से, फिर पाकिस्तान से वॉर, फिर 71 से लेकर के 77 तक लगा, और फिर तीसरा इसी के दौरान लग गया 75 से लेकर के 77 तक। भारत में अब तक 3 बार क्या लग चुके हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। फिर बात आती है आपके प्रेसिडेंट रूल, अभी जस्ट देखा था। आर्टिकल 355 क्या कहता है कि केंद्र सरकार को प्रत्येक राज्य में बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति की स्थिति में संविधान की रक्षा जो वो करनी है। फिर आर्टिकल 356 क्या कहता है कि संविधान की विफलता में केंद्र ने राज्य में अपने नियंत्रण पर लेकर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में क्या कर सकती है, ले सकती है। आधार क्या है, यदि राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है और राज्य के दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल हो रही है। इसमें दो ही आधार बताए कि भाई एक तो अगर यदि कोई संसद के द्वारा पारित विधि है वो राज्य में लागू नहीं हो रही है। इसके अलावा केंद्र ने 3 तरह गाइडलाइंस दे सकती है, केंद्र में संचार, रेलवे संबंधित, मातृभाषा में शिक्षा से संबंधित और ट्राइबल वेलफेयर। अगर राज्य उसका पालन नहीं करे तो वहाँ पर क्या लगाया जा सकता है, आपके राष्ट्रपति शासन जो वो लगाया जा सकता है। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस समय क्या स्थिति रहती है, साधारण बहुमत से 2 महीने के भीतर राष्ट्रपति शासन को स्वीकृत कराना पड़ेगा। यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो पहली बैठक के 1 महीने के भीतर करना पड़ेगा। एक बार पारित होने के बाद में कितने समय तक राष्ट्रपति शासन रहता है, 6 महीने तक रहता है, और इसे 3 साल यानी एक बार में 6 महीने के लिए क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। 44 संशोधन में क्या किया गया कि राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के बाद बढ़ाया जा सकता है यदि राष्ट्रीय आपातकाल है और चुनाव आयोग ने प्रमाणित कर दिया कि चुनाव कराने जाने जैसी स्थिति नहीं है। मतलब कि आपको 1 साल तक राष्ट्रपति शासन लग सकते हो, 1 साल से ऊपर बढ़ाया जाना है तो दो ही स्थितियां, यदि क्या हो, एक तो नेशनल इमरजेंसी हो या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये सर्टिफाई कर दिया है कि वहां पर इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। ये अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में कहा मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था। पहले एन बीरेन सिंह नाम से क्या थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और उस वहां पर क्या लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया। और वर्तमान में हाल ही में राष्ट्रपति शासन को वापस हटा करके मणिपुर के अंदर एक नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है, नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर यदि वापस से राष्ट्रपति शासन को कंटिन्यू रखना होता था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सबमिट करनी थी कि भाई मणिपुर के अंदर क्या है, अभी इलेक्शन करवाने जैसी स्थिति नहीं है, इसलिए क्या किया जाए, इस राष्ट्रपति शासन को और भी अधिक समय के लिए बढ़ाया जाए। परिणाम क्या होता है जब राष्ट्रपति शासन लगता है, तो राष्ट्रपति के पास में कार्यकारी शक्ति क्या रहती है, आ जाती है। राष्ट्रपति का मतलब क्या हो गया, केंद्र सरकार। विधानमंडल की शक्ति किसके पास चली जाती है, संसद के पास में। राष्ट्रपति
नेशनल इमरजेंसी के अंदर क्या था, राज्यों की विधानसभा भंग नहीं होती थी, लेकिन राष्ट्रीय आपके कह सकते हैं इमरजेंसी के समय, राष्ट्रपति शासन के समय क्या रहेगा, विधानमंडल भंग हो जाएगा, वहाँ विधानसभा की बैठकें नहीं होगी, और विधानसभा की सारी सारी शक्तियाँ किसके पास चली जाएगी, आपके केंद्र सरकार के पास चली जाएगी। कैबिनेट जो आपके मंत्रिपरिषद है उसको क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन आपके राष्ट्र नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय मंत्रिमंडल को बर्खास्त नहीं किया जाता था। राज्यपाल कार्य जारी रखता है। संसद राज्य की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति को क्या कर सकती है, सौंप सकती है। तो जो भी विधि बनाने की शक्ति संसद क्या करेगी, या तो राष्ट्रपति को दे सकती है, या राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी निर्दिष्ट व्यक्ति जैसे राज्यपाल या किसी और व्यक्ति है उसको ये शक्ति दी जा सकती है। राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रपति शासन हटने के बाद भी जारी रहता है। उच्च न्यायालय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाईकोर्ट अपने हिसाब से ही काम करता है। अगर यदि राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद ने उस राज्य के लिए कोई कानून बनाया है, और तो वो कानून राष्ट्रपति शासन के हटने के बाद भी जो वो लागू रहेगा। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में देखा था कि ऐसे कानून क्या रहेंगे, 6 महीने बाद अपने आप ही क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब आता है वित्तीय आपातकाल 360 के लिए। अभी तक भारत में कोई वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है। इसके लिए क्या होगा, 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से अप्रूव कराना पड़ता है, और निरस्तीकरण तक जो क्या रहेगा, लागू रहेगा, तो इसको कभी भी हटाया जा सकता है। प्रभाव क्या रहेगा, केंद्र किसी भी राज्य के वित्तीय मामले को निर्देश दे सकता है, राज्य कर्मचारियों को वेतन कम कर सकता है, राज्य में धन और वित्त विधेयक को रोक सकता है। इसके अलावा किस पर, केंद्रीय कर्मचारी, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जस्टिस है, इनके ऊपर भी क्या रहेगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू रहती है। न तो भारत में कभी लगी है और न ही अभी ऐसी कोई स्थिति है। अब अपने इंडियन पॉलिटी का लास्ट टॉपिक है क्या, संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन से भाग में लिखा गया है, भाग 20 अनुच्छेद 368। ठीक है, प्रक्रिया क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। देखिए, संसद किसी भी सदन के सदन पर जो है आपके संविधान संशोधन का विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी सांसद के द्वारा किया जा सकता है, सरकारी या निजी दोनों के द्वारा किया जा सकता है। प्रत्येक बहुमत में विशेष बहुमत से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब क्या, संसद के कुल सांसदों का बहुमत और उपस्थित सांसदों का 2/3 बहुमत। ठीक है, अब देखिए, अभी तक जो अपने मेजोरिटी पड़ी हो, 3 तरह की मेजोरिटी। कितनी मेजोरिटी, 3 तरह की। एक तो क्या, साधारण यानी सिंपल मेजोरिटी। फिर आपके पूर्ण यानी एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, और उसके बाद में कौन सी होगी, आपके 2/3 बहुमत। ठीक है, साधारण बहुमत सपोज कितने लोग हैं, 300 सदस्य हैं। कितने, 300 सदस्य, और एक विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, ये 4 तरह की मेजोरिटी जो है भारत के संविधान के अंदर कहते हैं अलग अलग जगह पर लिखी गई है। सपोज किसी भी हाउस के अंदर मैक्सिमम संख्या कितनी है, आपके 300, और उस वक्त उपस्थित कितने हैं, 200। कि मतलब जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन उपस्थित कितने हैं, 200, और 100 सांसद या 100 सदस्य उपस्थित नहीं है। तो साधारण बहुमत का मतलब जो उपस्थित है उनकी मेजोरिटी, मतलब कि अगर यदि किसी बिल को 101 लोगों ने वोट दे दिया तो बिल पारित हो जाएगा। पूर्ण बहुमत का मतलब क्या, कि उस बिल को कितने लोगों का समर्थन चाहिए, आपके न्यूनतम 151 लोगों का समर्थन चाहिए, तभी वो बिल क्या होगा, पारित होगा, चाहे उसमें 200 लोग ही उपस्थित क्यों हैं। स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब है, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होगा, कि एक तो आपको 151 वोट भी चाहिए। कितने, 151 वोट, प्लस आपके उपस्थित लोगों का 2/3। उपस्थित कितने हैं, आपके 200 लोग उपस्थित हैं, तो 200 लोगों का 2/3 कितना हो गया, तो 200 लोगों का 2/3 हो गया आपके लगभग 133। मतलब अगर यदि क्या हो, इन दोनों में से जो भी चीज हाईएस्ट होगी उसको क्या करना पड़ेगा, पारित करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया कि आपके क्या नाम है, अब्सोल्यूट मेजोरिटी के अंदर उपस्थित लोग कम है। लेकिन अगर यदि कभी कभार क्या होता है, उपस्थित लोगों की संख्या बढ़ करके 180 हो गई। कितने हो गई, सॉरी, 270 हो गई। कि 300 में से कितने लोग उपस्थित हैं, 270। तो विशेष बहुमत के लिए आपको वोट की कितनी आवश्यकता रहेगी, 270 का आपके क्या रहेगा, 2/3 रहेगा। ठीक है, मतलब 180 वोट चाहिए। कितने वोट चाहिए, अगर यदि उस बिल को पारित करना है तो कम से कम 180 वोटों की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, फिर आता है सिंपल 2/3 बहुमत, जो कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए होता है। वो रहेगा उपस्थित लोगों का 2/3 वोट, तो उसको क्या कहा जाता है, 2/3 मेजोरिटी। ठीक है, तो ये 4 तरह के क्या बहुमत रहते हैं, सिंपल मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत, विशेष बहुमत और 2/3 बहुमत। पूर्ण बहुमत के अंदर क्या रहेगा, टोटल का आपके पूर्ण। स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब हो गया, एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 मेजोरिटी, विच एवर इज हायर इज नोड एज स्पेशल मेजोरिटी। या तो क्या रहे, उपस्थित लोगों का आपको 2/3 बहुमत मिल जाए, या फिर टोटल लोग हैं उनका क्या रहे आपके पास में एब्सोल्यूट मेजोरिटी रहे। दोनों में से जो चीज़ हायर होगी,
ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई हाँ हमने इसमें से 180 जगह 151 वोट मिल गए तो जीत जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर यदि उपस्थित लोगों का 2/3 वोट ज्यादा है तो आपको वो चाहिए, और अगर यदि उपस्थिति कम है तब आपको क्या चाहिए होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है। ये दोनों प्रावधान मिलकर क्या बनता है, आपके विशेष बहुमत की स्थिति जो है वो बनती है। ठीक है, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता है। यदि विधेयक संघीय प्रावधान में संशोधन करना चाहे तो उसे क्या साधारण बहुमत से 50% राज्य विधानसभा के द्वारा भी क्या किया जाना चाहिए, पारित किया जाना चाहिए। यदि संविधान संशोधन के द्वारा भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में किसी तरह के चेंज किए जाते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, भारत के 50% राज्य हैं उनसे भी सहमति लेनी पड़ेगी। जैसे हाल ही के अंदर एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सीटों को चेंज करने को लेकर के। ठीक है, तो उस बहुमत को आपको उसको क्या करना था, लोकसभा से विशेष बहुमत, राज्यसभा से भी विशेष बहुमत, प्लस भारत के 50% राज्यों राज्यों के द्वारा साधारण बहुमत से अगर पारित होगा तो ही वो संविधान संशोधन बनेगा। राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होगी, रोक कर नहीं सकते, और ना ही क्या कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। मतलब संविधान संशोधन का कोई विधेयक है, संसद ने पारित कर दिया है तो राष्ट्रपति को उसे क्या करना पड़ेगा, परमिशन देनी ही पड़ेगी। ठीक है। साधारण बहुमत से कौन कौन से पास हो सकते हैं, मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सांसदों का बहुमत है, जैसे नए राज्य केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बदलाव है, विधान परिषद का गठन है, कोरम से संबंधित प्रावधान है, सांसदों का वेतन है, संसद के नियम है, संसद और सांसदों के विशेषाधिकार है, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में वृद्धि करना है, कोई आधिकारिक भाषा है, सिटीजनशिप है, सांसद और विधायकों को इलेक्शन से संबंधित मामला है, परिसीमन आयोग से संबंधित मामला है, दूसरी, पांचवी और छठी अनुसूची, दूसरी के अंदर क्या है, वेतन भत्ते, पांचवी और छठी किससे संबंधित है, शेड्यूल्ड एरिया से, भाग 1 और 2, भाग 1 किससे संबंधित है, भारत के क्षेत्र, और भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से। तो ये सारे के सारे मामले किससे आ जाते हैं, सिंपल मेजोरिटी। फिर आता है पूर्ण बहुमत, अब्सोल्यूट। इसका मतलब क्या, संसद के कुल सांसदों का बहुमत, मतलब रिक्त स्थान और अनुपस्थित सदस्यों की परवाह किए बिना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। प्रावधान कौन सा हो गया, जैसे उपराष्ट्रपति को हटाया है। 2/3 बहुमत का मतलब क्या तात्पर्य, उपस्थित और मतदान करने वाले सांसदों का कितना, 2/3 बहुमत। प्रावधान कौन सा, राष्ट्रपति का महाभियोग। फिर आ गया विशेष बहुमत, इसका मतलब क्या, पूर्ण बहुमत प्लस 2/3 बहुमत दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, विशेष बहुमत। मतलब दोनों में से जो भी हायर है वो अपने को वोट चाहिए। कौन कौन से प्रावधान है, भाग 3 और भाग 4 में संशोधन करना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाना है। उपरोक्त 3 प्रकार के बहुमत में जो भी चीज शामिल नहीं है वो सारे किस में रहती है, आपके स्पेशल मेजोरिटी के अंदर रहती है। इसके अलावा कौन कौन से है जो आपके राज्यों से समर्थन भी आवश्यकता रहती है, 50% राज्यों का साधारण बहुमत रहता है। कौन कौन से, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यकारी शक्तियां हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करना है, संघ और राज्यों के बीच में विधायी शक्ति का वितरण है, 7वीं अनुसूची के तहत विषयों का बंटवारा है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, मतलब सीटों का बंटवारा चेंज करना है। अभी इसी मामले को लेकर के क्या एक बिल जो संविधान संशोधन विधेयक है वो रखा गया था। और अनुच्छेद 368, मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भी कोई चेंज करना है तो आपको मिनिमम 50% जो है राज्यों से सहमति जो वो लेनी पड़ेगी। ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण कुछ संशोधन है अपने नोट्स के अंदर लिख रखे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है, जिससे अभी हाल ही में आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं या फिर बार बार जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन सबको एक बार पढ़ लेना और इसको बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। इसके साथ ही अपने इंडियन पॉलिटी का रिवीजन कंप्लीट होता है। हम कल से जो वो स्टेट पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे, आप नोट्स को लेकर के बैठना है। इन क्लासेस का एक ही उद्देश्य है, आपको जल्दी से जो है नोट्स से गो थ्रू हो जाए, आप सारे टॉपिक से फैमिलियर हो जाओ। ठीक है, फिर आप अगर यदि वापस से 1-2 रीडिंग करते हो तो सारा टॉपिक आपके लिए क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।